हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीचर स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग एफकैट का फुल मॉक टेस्ट 2 करेंगे बीटीएस सीरीज का। ठीक है, बीटीएस का जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है, आप जाओ उसको फॉलो करना। पार्ट 1 मैंने आपको 2 दिन पहले अपलोड किया था, पार्ट 2 ये रहा। एंड एक चीज याद रखना, ये जो मॉक टेस्ट है ये पेड मॉक टेस्ट है। ठीक है, बोलोगे पेड मॉक टेस्ट कहाँ पे है? आप इसको ऑनलाइन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने कहा था ना, जो बीटीएस सीरीज की मॉक टेस्ट आएगी बियॉन्ड द स्काई की, जिसमें हम लोग सिर्फ 50 रुपीज में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 15 मॉक टेस्ट। ठीक है, बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज होके 100 के आसपास हो जाएगी। तो अभी आप 50 रुपीज में इसको ज्वाइन करके रख लो, जब मॉक टेस्ट लगाना होगा लगाते रहना, और उसकी सॉल्यूशंस को आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बाय द वे, इस मॉक टेस्ट की सॉल्यूशन आपको वहां पे भी रहेगी, टेस्ट के अंदर भी, बट मैथ रीजनिंग को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे पूरा का पूरा मॉक टेस्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एंड जो बच्चे ना फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ए टू जेड स्टडी से कर सकते हैं। पूरे 15 मॉक टेस्ट की वीडियो मैं दूंगा आपको। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलो, ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट फ्री भी है, जाओ ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लॉग इन करो, और कोर्सेज वाले ऑप्शन में बीटीएस सर्च करना। वहां पे जो एफकैट की मॉक टेस्ट आएगी ओपन करना, कंटेंट वाले ऊपर में कंटेंट होगा, कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना, फोल्डर को ओपन करना एंड उसके अंदर टेस्ट 1 को अटेम्प्ट करके अपने अपने मार्क्स को बताना। एंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है ना पूरी क्लासेस को, तो फाइटर बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो एफकैट के लिए। अभी देखो, पहले हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं बट बच्चे बोर हो जाते हैं। हम लोग चलो मैथ रीजनिंग पहले करेंगे, देन इंग्लिश एंड जीके करेंगे। ओके, मेरा मैथ कहाँ है? इधर ही कहीं होगा, छुपा होगा। ठीक है, 56 से यहाँ से है। मैथ रीजनिंग को पहले करेंगे, देन हम जीके एंड जो भी है इंग्लिश को लास्ट में करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक काम करना, आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो एंड कमेंट में कुछ बोलते ही नहीं हो। पार्ट 1 वाले में देखा मैंने, बच्चे वीडियो देख लिए मॉक टेस्ट वाली, ठीक है, क्लासेस को कर लिया एंड कमेंट में कुछ भी नहीं बोले। एटलीस्ट जो डाउट रहता है या फिर जिस चीज के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो कमेंट में कर दो, मैं उसकी लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, एंड एक चीज ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज 2-2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने में एंड क्वेश्चंस को सेट करने में काफी मेहनत लगता है। तो एक लाइक से आपका कुछ जाता नहीं है, बट हमें थोड़ा देख के सुकून मिलता है कि चलो ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। फर्स्ट क्या कह रहा है? ए बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 3 days एंड अर्न रुपीज 2034 while A and C work for 2 days and earn 850 rupees. ठीक है, B and C together work for 5 days and earn rupees 2350. What is the daily income of C? देखो भाई, यहाँ पे 2-3 कंडीशन है। A और B मिलकर काम कर रहे हैं, सॉरी A B C मिलकर काम कर रहे हैं 3 days के लिए, तो उनको मिल रहा है 2034 रुपये। तो एक दिन के लिए कितना मिलेगा इनको? तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा 24। ठीक है, ये रहा एक का उनका अर्निंग। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ए एंड सी का। दे रखा है 2 days का अर्निंग दे रखा है 850 रुपीज। तो एक दिन में कितना अर्न करेंगे भाई ये लोग? तो ये भी चीज माइंड में रख लो, 425 रुपीज अर्न करेंगे। और फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 5 days तक कमाते हैं ना, काम करते हैं, 2350 रुपीज कमाते हैं 5 days के लिए। तो एक दिन में कितना कमाएंगे भाई ये? तो ये भी चीज निकाल लो, डिवाइड कर लो, आ जाएगा 470 रुपए। तो ए मतलब इनका ये सीन रहा। तो व्हाट इज द डेली इनकम ऑफ सी का डेली इनकम पूछ रहा है आपसे भाई। तो सी का डेली इनकम निकाल सकते हो क्या इसी इक्वेशन से? ए बी सी का एक डेली इनकम है 678, ए और सी का डेली इनकम है 425, बी और सी का डेली इनकम है 470। तो भाई आप या तो ए और सी का जो डेली इनकम है इस वाले इक्वेशन में डाल दो, तो बी का आ जाएगा, एंड बी की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो सी का आ जाएगा। सो गाइस, ए प्लस बी प्लस सी मेरे को दे रखा है 478। सो ठीक है, तो मेरी ए और सी की वैल्यू कितनी होती है? 425। तो बी की कितनी हो जाएगी? 678 माइनस 425। बात समझ में आ गया? अब इसको मैं माइनस कर दूंगा, 253 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी बी की इनकम हो गई। तो बी प्लस सी की वैल्यू मेरे को दे रखी है भाई 470। तो सी का इनकम कितना हो जाएगा? सी का ही पूछ रहा है ना। ठीक है, 470 माइनस 253, तो मेरा यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। यूनिट डिजिट 7 ऑप्शन बी का है, 217 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देख लो, आपको अगर अच्छे से सॉल्यूशन देखना है तो देख सकते हो।
नेक्स्ट क्या है इस इक्वेशन, ये सिंप्लीफिकेशन का बेसिक सा क्वेश्चन था। 35 इंटू रूट अंडर 841 माइनस 567 इज इक्वल टू वॉट इंटू 22 माइनस 58। तो ये चीज जो है ना डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 35 इंटू क्या हो जाएगा, ये किसका है, किसका स्क्वायर होता है 841, तो बोलोगे 29 का, माइनस 567 वॉट के साथ तुमको 22 को मल्टीप्लाई करना है 58, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, तो बोलोगे ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज हो जाएगा ना हमारे लिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन को करना है मल्टीप्लाई। तो अगर थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे ना तो बड़ी चीज नहीं है। देखो 29 और 35 को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो एक चीज देखो करने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक है यहाँ पे रफ है, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो। 35 इंटू 29 कह रहा है ना, तो ये स्मॉल वैल्यू है। अब 35 को ना 29 के फॉर्म में तोड़ो तो लिख सकते हो 29 प्लस 6 है ना इंटू 29, ऐसा कर सकते हो। तो 29 इंटू 29 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 841, और एक बार तुम ऐड मल्टीप्लाई करोगे 29 इंटू 6 174। अब तुम ऐड कर लो इसके अंदर, जो वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगी 1015। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1015 माइनस 576। अब ठीक है, अब इसको तुमको करते हैं यहाँ पे एज इट इज, ये जो वैल्यू है उसको उधर ही रखो, बट मैं एक चीज कहूंगा यहीं पे ना ये माइनस 58 जो है इधर करके 58 कर लो, इसको प्लस में आ जाएगा। वॉट इंटू 22 जो है आपका यही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई? चलो इनको सॉल्व करो, हो जाएगा 497 इज इक्वल टू वॉट इंटू 22। ठीक है, अब ये देख लो 22 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो लग रहा है कि नहीं कटेंगे। अब ये वैल्यू देख लो एक बार सॉल्व करके सही है कि नहीं है। एक सिली मिस्टेक है यहाँ पे, 497 ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 506 हो जाएगा ना, बिकॉज इनको पहले सम करके देन माइनस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर हमारा वॉट की वैल्यू हो जाएगी 506/22, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है हमारा। ठीक है, चलो अगर आपका ऐसे कर रहे थे तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When price of wheat increased by 44%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on wheat is only 20% more than before. If 60 kg of wheat was the previous consumption, find the decrease in consumption. ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले जो व्हीट की प्राइस थी ना वो इंक्रीज हो गई है 44%, और एक फैमिली क्या कर रहा है रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन, जो अपने खर्च को खपत को कम कर रहा है इन सच अ वे, इस तरीके से कि उसका जो एक्सपेंडिचर है खर्च जो है ना 20% ही सिर्फ पहले से ज्यादा लग रहा है। देखो प्राइस 44% बढ़ रहा है लेकिन अभी उसने खर्च कम कर दिया, इसलिए पहले से वो जहां 44% ज्यादा लगना चाहिए था उसका सिर्फ 20% ही ज्यादा लग रहा है पहले की अपेक्षा। द 60 kg wheat was the previous consumption, पहले 60 kg कंजप्शन कर रहा था, तो अब कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना डिक्रीज किया उसने, कितना कम कर दिया 60 kg से, तो भाई अब कितना कंज्यूम कर रहा है वो निकाल के 60 kg में से तुम माइनस करा लो, आंसर आ जाएगा सिंपली। ये जो क्वेश्चन है ना लैंग्वेज को समझ गए आंसर फटाक से कर लोगे, लैंग्वेज नहीं समझे बैठ के देखते रह जाओगे। सिंपली समझो पहले वो 60 kg यूज करता था, 60 kg यूज करता था या फिर कंज्यूम करता था, तो मान लो ना माइंड में रख लो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खर्च करता था, तो कितने रुपए खर्च करता होगा 60 रुपीज भी खर्च करता होगा, मान के चल लो ऐसा। लेट वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से ना खरीदता था अगर, तो 60 kg 60 रुपए में खरीदता था। अभी कह रहा है कि उसने ना अब उसकी जो पैसे खर्च कर रहा है वो 20% ज्यादा खर्च कर रहा है ना, उसका रुपीज कितना खर्च हो रहा है, तो 60 में तुम 20% बढ़ा लो, मतलब समझ में आ रहा है ये 72 रुपए अब खर्च कर रहा है वो, लेकिन 60 kg नहीं खरीद रहा है, याद रखना अब कम खरीद रहा है। अगर वो 60 kg खरीदता तो भाई उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो गई थी, प्राइस इंक्रीज होने के बाद कितना होता है 60 kg का, तो भाई 60 रुपए में तुम अगर 44% बढ़ा दोगे, समझ रहे हो बात को मेरी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 × 24 नहीं हमने, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और
14 छक, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो ना, 144 इंटू 6 कितना होता है, 864 होता है। तो इतना क्यों एक एक करके करना है। तो कभी कभार होता है ना, माइंड रुक जाता है, एंड डेसिमल बैठा दो इसका यहाँ, ठीक है। क्यों हम लोग 4 का और 14 का टेबल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिंपली हो गया। देखो भाई, जो चीज पहले 60 रुपए में मिलता था वो चीज अब इतने रुपए में मिलता है। अब ये किसका प्राइस है, 86.4, तो बोलोगे ये 60 केजी का है, तो 1 केजी का कितना प्राइस लगेगा, तो 6.4 बाई 60, ठीक है। अब जब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा तुमको, 14.4, या फिर एक और लॉजिक लगा सकते हो, उतना करने की जरूरत नहीं है, 1.44 होगा, 14 नहीं होगा, 8.44 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेसिमल तो 2 डिजिट के पहले लग जाएगा ना, ये 1.44, ठीक है। वही है, बस यहीं से यही वाला कहानी दोहरा दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो देखो भाई, सिंपल सा एक लैंग्वेज मिला। अब 1 केजी का प्राइस है 1.44, लेकिन हम कंज्यूम कर रहे हैं इतना, तो कितना केजी यूज कर रहे हैं, कितना केजी हम कंज्यूम कर रहे हैं भाई, तो 72.1.44 कर लो, दैट विल बी 50 केजी। अब हम 50 केजी कंज्यूम कर रहे हैं, पहले कैसे, बिफोर कितना कंज्यूम कर रहे थे हम, जो भी है, जो भी इंसान कंज्यूम कर रहा है 60 केजी, अब कितना कंज्यूम कर रहा है वो 50 केजी, कितना डिक्रीज आया उसमें, 10 केजी का। सिंपल, अब कहानी को इधर से उधर घुमा के वही आंसर आएगा, ठीक है ना। और इसमें देखो, मैं समझाना है तो मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, अगर मेरे को समझाना नहीं होता ना तो ये सभी चीजें मैं दाल नहीं गलाता, डायरेक्टली लिख देता इनको, ठीक है ना। 60 रुपीज में 60 केजी, तो 1 रुपए का कितना केजी, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाता, ठीक है। तो बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ साथ। चलो, कह रहा था रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:1, एंड द सम ऑफ squares of a b and c is 84. what is the value of 50% of sum of a b and c। देखो भाई, a मान लो ना, a रेशियो b रेशियो c हमारा 4:1, तो हम a मान सकते हैं ना, 4x हो जाएगा, b हमारा 2x हो जाएगा, c हमारा x हो जाएगा। सो गाइस, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर, x स्क्वायर, जिसकी सम हमारी 84, तो 21x स्क्वायर बराबर क्या है 84, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द 50% ऑफ सम ऑफ ABC, तो भाई गजब चीज है, ABC का सम का 50% मतलब हाफ कर दो, तो कर सकते हो ना, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, एंड ये 1 2 जा 2, ठीक है। 8 4 12 2, 14/2 मतलब 7 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो, क्या रहा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर, a rectangle has length 37.5% more than side of given square and width is 25% less than the than side of the square. Find the area of rectangle is how much percent more or less than the square। अब इसको आराम से सोचो और करो, कैसे करोगे, क्वेश्चन को समझ लोगे, एंटर कर जाओगे, आंसर कर लोगे। देखो, सिंपली कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576, तो भाई इसका एरिया क्या होता है, बोलोगे ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 576 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसका स्क्वायर है 24 का, इसकी एक साइड जो है 24 है। द रेक्टेंगल हैज लेंथ 37.5% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा ये बताओ, विड्थ कितना हो जाएगा, यहीं पे सब दे रखा है, लेंथ हो जाएगा 24 का ना 37.5% ज्यादा, 37 है ना, मैंने 135 लिख दिया, ये ज्यादा है, ये लेंथ हो गया। विड्थ कितना है भाई, तो उसके साइड का रेक्टेंगल के, सॉरी रेक्टेंगल का जो क्या कहते हैं विड्थ है, स्क्वायर के साइड का 25% कम है, लेस देन है, तो ये चीज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से डेसिमल हटा के ना एक 0 डाल देता हूँ, यहाँ से कट करने में आसानी हो जाएगा हमारे लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 2 जा 5 7 जा 5 5 जा, ये 200 बार में हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ना 50 बार में, 4 से 6 बार में, और कटेगा क्या 5 से 10 टाइम्स में, और ये 5 से, ठीक है, 5 से 2 बार में, और ये 5 से 11 बार में, ठीक है ना। अपनी अच्छा ये 6 है ना, तो 2 से कटा लो इसको 3 टाइम्स में, तो 11 3 जा 33, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये 4 से 6 बार में, मतलब
इसकी लेंथ हो जाएगी 33, विड्थ हो गई भाई 18। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच मोर और लेस देन द स्क्वायर। अब इसका तुमको एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का, तो कितना निकालोगे? 33 इंटू 18 कर दोगे, सिंपली ना 594 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका देखो, स्क्वायर का था 576, इसका है 594, तो ऑब्वियस ही चीज है, ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? मोर कितना लिख सकते हो भाई? 594 माइनस 576 बाई किससे कह रहा है? हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर से कह रहा है, इंटू 100 कर लो। स्क्वायर से कंपेयर कर रहा है, इसलिए 576 को मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते रहना, आपका आ जाएगा आंसर इजिली, कुछ करना नहीं है। 18 हो जाएगा ना हमारा, 18 बाई 576 इंटू 100। तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 1800 बटा में 576, और मतलब क्या कहते हैं उसको, नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से तो नहीं कर सकते हो, बाकी सब में 333 है, तो थोड़ा सा ना नहीं याद तो दिला ही देगा ये कैलकुलेशन करने में, ऑब्वियस सी चीज़ है। 3 पॉइंट सब में 3.11 3.2351 है, तो ठीक है यार। ये वन डिजिट तक ना डेसिमल में तुम सॉल्व करके देख लो इसको, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा सा का वो नहीं है ना कि ठीक है यार, ये तो लग रहा है कि रफली 3 टाइम्स में जाएगा। 5 3 जा 15 होता है, और जो भी है ना रिमाइंडर वगैरह कर सकते थे, तो हम लोग जोड़ जाड़ के ना इसके नियरेस्ट ला देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा ना, ये चीज सोचने वाली बात है। तो हो जाता है ना 1728, तो ऑब्वियसली जगह 2 है, 7 है, और हमारा कुछ नहीं है। डेसिमल अगर देंगे भी ना तो अभी 1 टाइम्स में जाएगा, 3.1 के आसपास आ रहा है हमारा, तो 3.1 ऑप्शन डी के अंदर है, और मोर ही है, तो ऑप्शन ए एंड सी तो ले नहीं सकते, बी एंड डी में से कोई एक होता, बिकॉज मोर लेना था, लेस देना नहीं था। ठीक है भाई, चलो कह रहा है 61 नंबर क्या कह रहा है? द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ अ कार एंड द जिप is 3:5. The speed of the jeep is to 50% of the speed of the tractor, which covers 570 km in 19 hours. What is the average speed of the car and jeep? ट्रैक्टर कहाँ से आ गया? चलो भाई ट्रैक्टर का पहले स्पीड देख लेते हैं क्या है हमारा। कह रहा 570 किलोमीटर इन 19 आवर्स, तो 30 किलोमीटर पर आवर हमारा ट्रैक्टर का स्पीड है। ठीक है, चलो ये तो जो कह रहा है वही हमने पहले किया, 30 किलोमीटर पर हमारा ट्रैक्टर का है। अब कह रहा है कार एंड जीप का जो है ना 3:5 है, तो कह रहा है क्या कि दो स्पीड ऑफ द जीप इज 250% ऑफ द स्पीड ऑफ द मतलब ट्रैक्टर। अब जीप का जो स्पीड है ना वो 5x मान लो, और कार का जो हमारा ये 3x है, और ये जीप का हमारा 5x है। अब 5x की वैल्यू क्या है? 30 किलोमीटर की जो स्पीड है ना ट्रैक्टर की, उसकी 250% है। ठीक है, 0 कट गया, एंड ये 75 किलोमीटर पर आ रहा है जिप की। तो कह रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जिप टुगेदर, कार एंड जिप टुगेदर। ठीक है भाई, तो 5x की वैल्यू 75 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। तो भाई कार की क्या हो जाएगी? 3 इंटू 15 मतलब 45। तो कार का हो गया 45, और ये क्या था दूसरा, जिप का हो गया 75। तो एवरेज स्पीड निकाल लो, 2 इंटू 45 इंटू 75 बाई 45 प्लस 75 कर लो, 120 हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया 60 टाइम्स में, 15 से 4 बार में कट जाएगा, एंड 3 बार में हो गया। ठीक है, डेसिमल में जो वैल्यू आ रही है आप इसको करके देख सकते हो। अरे नहीं, क्या ही मैं कर रहा हूँ, ये तो यूज ही नहीं करना था ना, दिमाग लगा रहा हूँ मैं फालतू। देखो एवरेज पूछ रहा ना, तो एक तो स्पीड ये रह गया, एक स्पीड ये रह गया। अब इसका एवरेज क्या है? दोनों की वैल्यू को जोड़ के हाफ कर दो, यही ना, और क्या ही करना है। एवरेज तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, फालतू क्यों दिमाग लगाना है। 60 किलोमीटर पर आवर, सिंपल। एवरेज स्पीड तब ना, जब डिस्टेंस वगैरह दिया रहता है तो वो सब कांड करते हैं। ये तो 2 स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस थोड़ी कहा कि सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा ना कि A1 2 इंटू A1 इंटू A2 करेंगे या फिर B1 करेंगे। वो काम कब करते हैं? जब कोई चीज सेम डिस्टेंस को मतलब फॉलो कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। ऐसा तो कुछ सिचुएशन है नहीं। 2 वैल्यू दे रखा और उनका एवरेज निकालने के लिए कह रहा है, तो सिंपली जोड़ के उसको जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दो 2 से। आगे देखो, अ शॉपकीपर परचेज 2 वैरायटीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग जो है ना उसकी कितनी है भाई? 40 रुपीज पर केजी है एंड 50 रुपीज पर केजी है।
40 kg वाली जो वैरायटी है मिक्स्ड विथ 40 kg शुगर ऑफ अदर वैरायटी एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट 54 रुपीज पर केजी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न इन द ट्रांजेक्शंस। ठीक है भाई, चलो देखो क्या करोगे इसके अंदर आप जो जो कहा वो करो और जिसमें कह रहा मिलाओ 40 kg जो पर रुपीज वाली है ना उसमें 40 kg मिलाओ। कितने केजी पैसे हो जाएंगे हमारे 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 40 kg शुगर को हमने खरीदा, वो पैसे इसके हो जाएंगे रुपीज में। एंड सेकेंड 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से इसके भी 40 रुपीज खरीदे हमने, इसके तो अलग ही पैसे हो जाएंगे। ठीक है, एंड ठीक है पहले ये देख लो 1600 2000 मतलब 3600 रुपए हमने खर्च करे। ठीक है, और एक केजी का प्राइस कितना हो जाएगा इस मिक्सचर का भाई, तो 3600 टोटल 80 केजी थे ना, 40 केजी ये 40 केजी ये 80 केजी। ठीक है, 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमारी कॉस्ट प्राइस थी, तो सीपी हमारी थी 45 और सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 54। तो कितने परसेंट का इसने अर्न किया भाई, ये चीज देख लो 9 रुपीज का, तो 9 पचे 45 5 से कट गया, ये 20% का प्रॉफिट कमा रहा है वो सिंपली। आगे देखो 63 क्या करा, अ लेबरर वाज अपॉइंटेड, अ लेबर ना, लेबरर क्या होता है, लेबर वाज अपॉइंटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन दैट ही would be paid rupees 75 for his day and his work but would be fined at the rate of rupees 15 per day for his absence। अच्छा ठीक है यार, चलो समझ गए। देखो एक दिन काम करेगा ना तो 75 रुपीज मिलेंगे, और एक भी दिन छुट्टी करेगा ना तो उसकी कमाई से भी 15 रुपए काट लिए जाएंगे, लाइक निगेटिव मार्किंग जैसे आपके एग्जाम में होता है वैसे। अपार्ट फ्रॉम लूजिंग हिज वेजेस आफ्टर 20 days द कंट्रैक्टर पेड द लेबरर रुपीज 1140। The number of days the laborer abstain from the work was what। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज मेरे को देखो, अगर मान लो उसने कितने दिन 20 दिन काम किया और 20 दिन वो अब्सेंट नहीं होता ना तो कितने रुपए कमाता वो, ऐसा सोच के चलो तो वो 1500 रुपए कमाता। ये चीज माइंड में ले चलो, अगर 20 डेज में अगर एक भी दिन अब्सेंट नहीं करता तो वो 1500 रुपीज कमा लेता। लेकिन उसको मिला कितना, उसको गेन कितना हुआ भाई, मिला है सिर्फ 1140। ठीक है, तो कितना कम मिला, ये चीज इनके बीच का डिफरेंस निकालो, 360 रुपीज। अब ये 360 रुपीज क्या है, ये 360 रुपीज है एक दिन का उसका वेजेस प्लस में एक दिन का फाइन। ठीक है, ये डिडक्शन के बाद ये है, तो एक दिन का वेजेस और एक दिन का फाइन अगर उसको मिलता तो कितना होता भाई, एक दिन काम करता है तो 75 रुपए और एक दिन अब्सेंट होता है तो 15 रुपए। इस हिसाब से कट के 360 रुपए कटे हैं उसके। ठीक है, देखो भाई 360 रुपए का किस चीज के कटे हैं, कितना दिन वो अब्सेंट रहा वो, तो एक दिन अब्सेंट होने पे कितना का नुकसान हो रहा है, जो 75 रुपए कमा सकता था वो नहीं कमाया वो, और एक जो पिछले दिन 75 रुपए कमाया था उसमें से भी 15 रुपए गया वो निगेटिव मार्किंग की तरफ से। लाइक अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो जो तुम एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स तुमको मिलने थे वो तो नहीं मिले, 3 रुपए के इधर भी नुकसान हो गया, और पहले से 2-3 मार्क्स गेन कर रखे थे उसमें से भी तुम्हारा 1 नंबर गया, तो मिला तो तुमको 2 ही नंबर ना, जहां 6 नंबर मिलने थे 2 नंबर मिले। तो वही चीज है, जो 75 रुपए कमा सकता था वो तो कमाया नहीं, वो भी नुकसान हो गया, और 15 रुपए जो कमाया था पहले से उसमें से भी डिडक्शन हो गया, तो 19 रुपीज एक डे की ऑप्शन से उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 36 रुपीज का लॉस और एक दिन का 90 का लॉस, तो कितने दिन का ये डेटा निकल के आ रहा है, 4 डेज का डेटा निकल के आ रहा है, मतलब वो छुट्टा 4 दिन छुट्टी मारा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में जनरली होता है, और यही चीज आपके एग्जाम में कैसे दे देगा, इसको एग्जाम के मार्किंग स्कीम के बेस पे डाल देगा। तो ऐसे ही करोगे, एक क्वेश्चन मिलता उसको सही करता तो इतना नंबर मिलता, और निगेटिव करने के बाद कितना का लॉस हुआ, टोटल कितने क्वेश्चंस का लॉस हुआ, ऐसे करके निकाल लेते। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। A, B, C can alone complete a work in 10 days। A मतलब 10 डेज में कर रहा है, B 12 डेज में कर रहा है, C 15 डेज में कर रहा है। A and C started the work and after working 4 days A left at B's wife। ठीक है भाई, चलो A और C स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 4 दिन के बाद A भाग जाता है, B ज्वाइन कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड,
आप इसको चाहो ना तो रेशियो के मेथड से भी समझ सकते हो, बट बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होगा उसमें, तो मैं बेसिक से ही समझा देता हूँ इसको, क्योंकि रेशियो मेथड सारे पढ़े नहीं होते, बेसिकली जनरली पढ़ के आते हैं फर्स्ट, जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट होता है। तो मान लो ना कि x डेज में टोटल टास्क उनका कंप्लीट होगा, लेकिन a तो 4 दिन ही काम करता है ना, तो a 4 डेज काम करता है और वो टोटल टास्क 10 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। प्लस में b कितना काम करता है, 4 डेज कम करता है x डेज में, बिकॉज ये 4 दिन बाद आया है, 4 डेज कम काम करते हैं, x में से माइनस करा लो, और ये टोटल टास्क जो है 12 दिन में कर सकता था। और c बेचारा शुरू से लास्ट तक मतलब x डेज तक काम करता है, इसकी एफिशिएंसी थी 15 डेज तक, और टोटल 1 लिखते हैं अगर कोई काम कंप्लीट हो रहा होता है तो। इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 24, ये 5x माइनस 20 प्लस हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये 4, 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 64, 9 बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, ये 56x बराबर, ठीक है नहीं कटेगा यहाँ से, तो 56/9 ऐसा कहीं है क्या? हाँ वैसे भी तो ऑप्शन में वैसा ही है ना, इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, ठीक है 9 छक 54 तो 56 इतना भी लिख सकते हैं इसको, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में अब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कैसा है, ठीक है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस तरीके से, फ्रैक्शन में है या फिर p/q के फॉर्म में है या अपॉन के फॉर्म में है। चलो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ ₹5,000 फॉर द पीरियड ऑफ 2 years is 72, फाइंड द रेशियो ऑफ CI टू SI। भाई एक फॉर्मूला होता है ना कि 2 साल के लिए CI SI के बीच का डिफरेंस है, वही फॉर्मूला यूज कर लो, और क्या सिंपल सा फॉर्मूला है। CI माइनस SI जब 2 ईयर के लिए हो तो क्या करते हो, CI कंपाउंड हो गया ना SI, जब 2 साल के लिए तो कहते हैं ना कि PR P इंटू R/100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही दे रखा है ना, 5000 है, नहीं ये 5000 क्या दे रहा है, इज 72 रुपीज है, डिफरेंस तो 72 है, वही तो कहूँ इतना बड़ा अमाउंट कैसे दे दिया, और P की वैल्यू 5000 कह रहे हैं। देखो द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ ₹5,000 फॉर द पीरियड ऑफ ईयर 2 इज 72, तो ये है एक्चुअली 72 डिफरेंस, सम मतलब प्रिंसिपल 5000 एंड R की वैल्यू तो पूछा नहीं है, ठीक है R की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो निकाल लो, R/100 कर लो, ठीक है स्क्वायर कर लो, या फिर और कुछ लॉजिक कर सकते हैं क्या, मैं ना ये R को हटाओ, R स्क्वायर करके 100 इंटू 100 कर लेता हूँ, ताकि कटाने में मेरे को आसान हो जाएगा, 1 0 कट गया, 5 2 R स्क्वायर बराबर हो गया 144, तो R की वैल्यू 12% हो जाएगी हमारी, ठीक है 12% हो जाएगी। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ CI टू SI। अब देख लो CI और SI का ना रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकाल लोगे आप लोग बोलो, या इसका भी एक फॉर्मूला सिंपली होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब पता हो तो पढ़े हो ना, CI/AC इज इक्वल टू 200 प्लस R/200, नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज है आपके लिए। लाइक देखो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो और रेशियो निकालना हो CI SI का, तो याद रखना CI/SI इज इक्वल टू क्या होता है, 200 प्लस R डिवाइडेड बाई 200 सिंपली। तो CI मेरे को पता ही नहीं है, रहने दो, SI नहीं पता, रहने दो, 200 प्लस R की वैल्यू 12 है तो 212 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, कटने लायक है, ठीक है ना, कट जाएगा ना, 106 100 4 से कटा सकते थे बट मैं 2 से कटा दिया, मैं भी बेवकूफी करता हूँ कभी कभी, ठीक है ना। 4 5 20, 4 3 12, 4 5 20, 53 40 50 है क्या, हाँ ऑप्शन ए के अंदर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है, A and B together can fill a tank in 12 minutes, B and C together can fill in the tank 15 minutes, and C and A can fill a tank in 20 minutes. In how many time will B take to fill the tank? भाई A प्लस B मिलकर 12 मिनट में फिल कर रहे हैं, B प्लस C मिलकर इसको 15 मिनट में कर रहे हैं, C प्लस A मिलकर इसको 20 मिनट में कर रहे हैं। तो कह रहा है B अकेला इसको करने में कितना मिनट लगाएगा। तो अच्छा एक काम करो ना, जनरली वो वाला फॉर्मूला पढ़े हो, A प्लस बी बी प्लस सी मिल करते तो 2/1/A प्लस बी प्लस 1/B प्लस सी 1/C प्लस ए वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, उसी से निकाल लो ABC मिलके कितने दिन में भरेंगे। देखो मैं पढ़ाता हूँ आपको, नहीं पढ़े हो तो लाइक जब भी ऐसा कंडीशन हो ना कि A प्लस बी
ए डेज में कर रहे हैं, बी प्लस सी बी डेज में कर रहे हैं, सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी डेज में कर रहे हैं, तो ए बी एंड सी मिलकर कितने डेज में करेंगे भाई? तो 2/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कर देना बस सिंपली, जो भी इनका डेज रहेगा ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। अब इससे करने का फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। लाइक देखो, ए बी सी मिलकर कितने डेज में करेंगे, डेज में या फिर टैंक जो भी है फिल कर रहे हैं, तो 2/1 हो जाएगा हमारा 12, 1 हो जाएगा 15, 1/20, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 12×5 60, 15×6 60, 20×3 60, ठीक है। 2 × 60/12, तो ये कट गया। मतलब ए बी सी मिलकर ना किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं भाई। ए और सी मिलकर किसको कितने दिन में कर रहे हैं? 20 मिनट में कर रहे हैं। ए और सी मिलकर 20 मिनट में कर रहे हैं, बी अकेले कितने डेज में करेगा? तो भाई देखो, ए और सी मिलकर 20 मिनट में कर रहे हैं, ए बी सी 10 मिनट में कर रहे हैं, तो पढ़े हो ना ए इंटू बी माइनस डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो 20 × 10 अगर सी का पूछे तो आपसे, बी का पूछे तो आपसे 20 - 10 क्या हो जाएगा? 20 × 10/10, 20 मिनट। ये काफी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मेरी जो देखो अभी जो चीजें जब मैं वीडियो सॉल्यूशन में बता रहा हूँ ना, तो काफी चीजों को मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी जल्दी हो जाती है। वहीं पे मैं टाइप करूंगा ना टेस्ट वाले में, वो लॉन्ग बन जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें कोई शॉर्टकट की एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट तो नहीं है ना, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी टाइप का, डिफिकल्ट नहीं है। अ गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम एंड एट अ फिक्स्ड स्पीड, ठीक है। एक मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन का मतलब वही होता है, और एक फिक्स स्पीड के साथ जा रही है। एंड आफ्टर 10 आवर्स एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स द सेम स्टेशन, मतलब सेम स्टेशन से ना कुछ टाइम के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन खुलती है वहां से, एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में जाती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 km/h, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब उसी स्पीड से, बिना चेंज किए स्पीड को 90 km/h की स्पीड से जा रही है वो जो एक्सप्रेस ट्रेन है। दिस ट्रेन कैचेस अप द गुड्स ट्रेन इन 8 आवर्स, अब 8 घंटे में ये ना पकड़ लेती है उस ट्रेन को, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन, ठीक है, उस मालगाड़ी की बताओ। तो मान लो उस गुड्स ट्रेन का जो स्पीड है ना, मान लो तुम x है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये चीज तो माइंड में आ गया। तो ये जो है ना, दो चीजें हो गई कि गुड्स ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, जितना करेगा जहां पे कैच करेगा, ध्यान से सुनना। मान लो इस स्टेशन से गुड्स ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों यहाँ पे मिलती है, तो दोनों के यहाँ से ऑरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है, बात समझ में आ रहे हो? तो भाई गुड्स ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर हुआ किया, एक्स स्पीड के साथ गया वो, और टाइम कितना लिया? 10 आवर्स। तो ये, और 8 घंटे बाद जब वो देखो 10 आवर्स के बाद तो एक्सप्रेस ट्रेन खुला था, तब तक गुड्स ट्रेन चल रहा था 10 घंटे वो, और प्लस में 8 खुलने के, एक्सप्रेस ट्रेन के खुलने के 8 घंटे के बाद पकड़ता है, मतलब 8 घंटे और 18 आवर्स लग गया उसको पकड़ने में, मतलब गुड्स ट्रेन को खुले हुए। तो पूरे 18 घंटे चला है वो, तो 18 × x ये डिस्टेंस कवर किया है गुड्स ट्रेन। और सेम डिस्टेंस कवर किया कितना भाई उसने, क्या नाम था उस एक्सप्रेस ट्रेन ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए तो हमारा स्पीड 90 है, और कितने घंटे चला एक्सप्रेस ट्रेन? 8 आवर्स, तो उसका डिस्टेंस अपने को ये मिल गया, ठीक है। रहने दो उसको, यहीं पे मल्टीप्लाई मत करो। तो डिस्टेंस दोनों सिनेरियो में सेम रहेगा ना, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए और ये गुड्स ट्रेन के लिए। तो कह रहा भाई 18x इज इक्वल टू हो जाएगा 720, तो 18 × 72, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 40 km/h। तो ये क्या है ना कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली लॉजिक समझ गए तो ये क्वेश्चन का आंसर कर दोगे आप, अदरवाइज बैठे रह जाओगे लेके इसको। आगे देखो, अब वो लॉजिक भी वही समझेगा जो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा तो लॉजिक क्या ही समझ में आएगा। देखो, बोट M can row 60 km downstream and 20 km upstream in the same time, and boat N can row 50 km downstream and 10 km upstream in the same time in the stream running at 10 km/h. Find the difference between the speed of boats and still water. समझ गए कहानी को? अगर तो फटाक से कर जाओगे। क्वेश्चन में घुसोगे ना एक बार तो इजीली बन जाएगा आपसे। इसमें घुसो एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ठीक है, घुसने की कोशिश करो, सिंपली समझ जाओ। दो कंडीशन कह रहा है, एक बार बोट M है जो कि 60 किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, उतने ही टाइम में बोट N जो है ना
50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, और दोनों कंडीशन में भाई टाइम सेम लग रहा है, और दोनों कंडीशन में स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर है पर आवर है। तो भाई एम और एन की स्पीड बता दो। तो पहला कंडीशन में क्या कह रहा है, मान लो 60 किलोमीटर जा रहा है ना, तो एम नाम का बोट है और 10 जो है ना स्पीड है स्ट्रीम की, और सेम टाइम में जा रहा है अप स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर एम नाम का बोट, और 10 जो है स्पीड है उसकी क्या बोलते हैं स्ट्रीम की, तो 23 सा कट जाएगा ये। तो फर्स्ट एम बोट का स्पीड निकाल लो तुम, 3m माइनस 30 इज इक्वल टू एम प्लस 10, तो हो जाएगा 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो m की वैल्यू हो गई 20, तो m बोट की स्पीड 20 हो गई। और सेकेंड कंडीशन में n जो बोट है उसका क्या है भाई, पहले 50 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो n प्लस 10 मान लो इज इक्वल टू अप स्ट्रीम जा रहा है कितना 10 किलोमीटर ना, तो n माइनस 10 मान लो, 0 0 कट गया, तो 5n माइनस 50 इज इक्वल टू n प्लस 10, तो हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 60, तो n बराबर हो जाएगा 15। तो m माइनस n तो पूछ रहा है आपसे, कर लो ना, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए के अंदर है ये चीज, ठीक है। चलो 69 क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ पीलू चीलू एंड टीलू, ये नाम अच्छा है ना, मूड फ्रेश हो जाओगे सुन के, ठीक है। इनका 5, 7, 4 रिस्पेक्टिवली क्या है भाई स्पीड है। द मीन वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ पीलू चीलू एंड टीलू इज 48 किलोमीटर पर आवर टुगेदर, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ पीलू एंड चीलू। भाई देखो यार, पीलू है चीलू एंड टीलू है, 5x मान लो, 7x मान लो, 4x मान लो, सिंपली ये काम तो कर सकते हो ना। तो ये कितना हो जाएगा 16x, तो 16x की वैल्यू क्या है, ये है ना स्पीड ऑफ इतना, मीन वैल्यू मतलब एवरेज है 48, तो एग्जैक्ट एज कितना हो जाए क्या है भाई, स्पीड 48 है, तो एग्जैक्ट स्पीड क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 3 सा, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 हो गई। तो कह रहा मीन वैल्यू किसकी पूछ रहा, पीलू एंड चीलू की, पीलू एंड चीलू, तो 5x प्लस 4x बाई 2, तो 9x बाई 2। अब 9 इंटू 9 बाई 2 करोगे तो 81 बाई 2 करने वाले हो, सो 49.5 हो गया क्या, नहीं ये तो गड़बड़ कर दिया ना हमने, गड़बड़ तो कर दिया हमने। पीलू और किसका पूछ रहा था, चीलू का ना, मैंने आंसर इतना नहीं आएगा, पीलू और चीलू का पूछ रहा है, मैं गलत निकाल दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, पीलू और चीलू कौन है भाई, ये पीलू है ये चीलू है, नाम ही इनका अजीब है ना। 5x प्लस में 7x बाई 2 करोगे तो 12 इंटू, और x की वैल्यू 9 हो जाएगी बाई 2, 9 छक 54, ये हो जाएगा ना। समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन वाले नाम मिल जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं। चलो देख लो अपना आंसर, पहले एक बार मिला लो। फिर क्या करा है, एक बैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बैग कंटेंट 3 रेड बॉल 4 and 4 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम द बैग। भाई ये चीज डिफिकल्ट है या आसान है, आप देख लो। आप देखो एक बैग के अंदर ना 3 लाल बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है, और कह रहे हैं 2 ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो भाई टोटल कितने, पहले ये चीज निकालो, टोटल कितने हैं, तो 4 प्लस 3 7, तो ग्रीन 1 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई ऑब्वियस ही चीज है ना कि 4 है तो चारों में से कोई भी एक तुम ग्रीन निकाल सकते हो आउट ऑफ 7, तो फर्स्ट बॉल निकालने की यही रहेगी। सेकंड ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अब जब एक निकल ही गया तो अब 3 ही बॉल बचा होगा ग्रीन, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 7 या 6, तो 3/6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अब 6 ही बॉल बचेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ गया। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4/7 इंटू 1/2 तो मिल जाएगा 2/7। इजी था ये, डिफिकल्ट नहीं है। ये नहीं है बी में। प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आप कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करके बना है, उससे भी बना सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 years
8% per annum for the next 3 years and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the simple interest accumulated by the sum over a period of 10 years is rupees 1850, then the sum is पूछ रहा आपसे कि सम क्या हो जाएगा. सोचो, इसमें सोचना कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे लगा दो. फर्स्ट जो है ना, पहले कह रहा है ना सम ऑफ मनी 5% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, तो p रुपीज है 4 ईयर्स के लिए 5% इंटरेस्ट पे देगा. सेकंड क्या है, p रुपीज को ही दे रहा है कितने पर एनम के हिसाब से, 3 ईयर्स के लिए 8% पर एनम के हिसाब से. फिर हमारा जब 4 3 7 हो गया, अब 7 साल से ज्यादा जब जाओगे तो ये 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जाने लगेगा. बात समझ में आ रहा है आपको? तो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए दे रहा है भाई 10% पर एनम के हिसाब से. ओके, चलो ये तो हो गया हमारा सीन. 10 साल के लिए क्या रहा ना, तो 4 साल ये हो गया, 3 साल ये हो गया, 3 साल इधर 10 साल हो गया. अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1850 मिल रहा है. तो क्या करोगे, 5 से के 20, 8 तिहाई 24, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, ये 30 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 74. तो 74 p/100 कर लो, 1850. अब क्या लगता है, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो लगता तो नहीं है कटेगा. 25 बार में कट जाएगा क्या इससे, ये 25 बार में इससे कट जाएगा. ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा 2500. अब ये चीज मैं कैसे कर पाया, सुनो, माइंड पे लगाओ आप. यहाँ से ऑप्शंस पे मैंने देखा, अब इसको मैं लास्ट में, मेरे को जो भी इससे कटेगा लास्ट में मेरे को 00 चाहिए थे, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो लास्ट में 00 ऑप्शन सी एंड बी के पास है. या तो 15 बार में कटेगा या फिर 25 बार में कटेगा. तो अब मैं अगर 15 बार में कटाऊं तो देख रहे हो ये चीज 74 को अगर मैं 2 बार में ले जाऊंगा तो ये 1500 से लगभग 1500 के आसपास आएगा. ठीक है, लगभग. और मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करके सम करूंगा तो 1500 से ज्यादा चला जाएगा, तो 1500 से आंसर होगा ही नहीं. तो बचा कौन सा उससे बड़ा वैल्यू, 2500. नहीं समझ में आया तो चुपचाप सिंपल से कैलकुलेशन करो, और कुछ नहीं. मैं उनके लिए समझाया जिसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है, थोड़ा सा पॉलिश करना है अब उनको, और कुछ नहीं. आगे बढ़ते हैं. हालांकि ये चीज जो लिखा है वो काफी डिटेल में लिख रखा है हमने टेस्ट में अपलोड करने के लिए. आगे क्या कह रहा है, द मोड ऑफ अ डेटा सेट इज 24 एंड द मीन इज 26. फाइंड द मीडियन. अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था ना मॉक 1 के अंदर. मोड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 3 इंटू मीडियन. ये याद रखना, इस बार नया चैप्टर ऐड हुआ है. ठीक है, 2 इंटू मीन. ये इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मोड क्या हो जाएगा हमारा, मोड पूछ रहा है क्या, नहीं, मोड ऑलरेडी दे रखा है 24. मीडियन दे रखा है क्या, मीडियन निकालना है तो 3 इंटू मीडियन लिख लो भाई. और मीन दे रखा है आपको क्या, 26. तो 3 मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 प्लस में 52, तो हो जाएगा 3 मीडियन बराबर हो जाएगा. कटेगा क्या ये चीज, नहीं कटेगा. ठीक है ना, ठीक है, नहीं कटेगा. 4 2 6 7 नहीं कटेगा यहाँ से. सो अच्छा ठीक है, एक चीज हमने मिस्टेक किया होगा वहां पे. नहीं, सब कुछ तो ठीक ठाक ही है. तो नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से हो सकता है. मीडियन बराबर 76/3 करोगे, 25 75 होता है ना, 25 डेसिमल समथिंग होगा. ठीक है, 3. तो ये इसके नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से आंसर करोगे आप 25. जब चीजें ऐसी आई ना, जब लगेगी कुछ दिख नहीं रहा मेरे को ऑप्शन पे, तो जो नियरेस्ट वैल्यू रहेगा उसको आप आंसर कर लोगे. चलो भाई आगे देखो. 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ना कि रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 4:5. द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 15% एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 720. व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल्स. ये तो इजी है ना भाई. देखो कह रहा है क्या, सीपी एंड एमपी मार्क प्राइस का रेशियो 4:5 दे रखा है. ठीक है, ये मान लो 4x है, ये 5x है. एंड शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 15% ऑफ द मार्क प्राइस. तो 5x पे तुम ना जब 15% का डिस्काउंट दोगे तो 85 पे तुम सेल कर रहे हो उसको. ठीक है, एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 720. तो फिर कोई लेना देना ही नहीं है ना, यहीं से तुम मार्क प्राइस निकाल लिया. तो 5x की वैल्यू दे रखी है 720, यही दे रहा है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज यहां से निकाल के कॉस्ट प्राइस निकाल लो. और फिर तुम उसको कॉस्ट प्राइस निकल जा रहा है आपका, तो भाई डिस्काउंट पे कितना तुम सेल कर रहे हो, 720 के, वो सेलिंग प्राइस निकल जा रहा है. वहां से फिर आप प्रॉफिट निकालते रहो बैठ के. ये तो इजी हो जाएगा, अपने को मार्क प्राइस अब दे रखा है तो
चलो फिर इसको निकालो, ठीक है ना। तो 5 से कम 5, 5 से के 20, 5 से के 20, ये हो गया हमारा क्या x की वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस मेरी क्या हो जाएगी 4 इंटू 144, 576 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 720 पे कितना 85% पे सेल करना है। मार्क प्राइस का वही ना सेल करना है, तो जीरो कट गया, 5 2 सा और कितना हो जाएगा 17 बचे 85, ये 2 से कट जाएगा 36 बार में, 36 इंटू करोगे 7 से 42 और 51 6 61, तो 612 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इतना हो गया, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, कितने रुपए इसका डिफरेंस है ये चीज निकाल लो आप, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा चीज है, कोई बहुत 30 मार खान काम करने वाला चीज नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है मेरे को, तो मैं 612 और 576 डिवाइडेड बाई 576 इंटू 100 कर लूंगा। तो ये लो मेरा 12 में से 6 गया, ये हो गया, फिर 10 में से 7 गया, 3 हो गया, 576 बटा में 100। अब ये कटेगा क्या, 5 तिहाई 15, ठीक है, 7 तिहाई 21, 16 17 नहीं कटेगा यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसा मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ 576 को, जो कि 36 के नियरेस्ट वैल्यू मिल जाओ, 360 के या फिर 3600 के। अगर मैं 5 को ना 6 से 6 5 30, तो मतलब 5 टाइम्स से ज्यादा में जाने वाला है ये चीज, 6 से ज्यादा बार में जाएगा। तो 6 से ज्यादा कौन सा वैल्यू है 6.25, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपली करके देख लो, देखो 576 का ये जो लास्ट डिजिट है ना, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2500 के आसपास, तो 3600 है। 6 से करूंगा तो 6 5 30, तो 3000 से ज्यादा जाएगा, तो 3600 ऑब्वियसली चीज से ज्यादा है, तो मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है, मैं ऐसा कर लिया। जिसकी देखो कैलकुलेशन ठीक हो गई है ना, वो थोड़ा सा पॉलिश कर सकता है इस तरीके से, नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन कर दो बिना कैलकुलेशन किए। और जिसकी बहुत ही खराब है, वो नहीं अनुमान लगा पा रहा, वो पूरा कैलकुलेशन करो। सिंपल सा लॉजिक है। अब ये मत सोचना ना कि ये कर ले रहा है हम क्यों नहीं कर रहे, ये सिर्फ चीजें प्रैक्टिस पे आती है और कुछ नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 74 क्या कर रहा है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 128 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइज। साइड, ठीक है, साइज नहीं साइड है ये। चलो भाई, एरिया रोम्बस का क्या होता है, क्या होता है d1 इंटू d2/2, यही ना। तो एरिया मेरे को दे रखा है क्या 128, और d1 की वैल्यू क्या दे रखा है 16, d2 यहीं से निकाल लो। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं ना इसकी साइड की वैल्यू निकालो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा 2, 2 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 6 48, डायगोनल 2 की वैल्यू मिल गई मेरे को 16, ठीक है, कोई दिक्कत है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो इसकी सेकंड डायगोनल की वैल्यू नहीं पूछा था ना आपसे। देखो मैं ना एक चीज यहाँ पे करता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर इसका साइड निकालना होता ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने जो सेट करके बनाया था ऑप्शन, हमने सेकंड डायगोनल का ना वो निकालने के लिए बनाया था, बट साइड हो गया। इट्स सेकंड डायगोनल का लेंथ पूछना था। बट अगर देखो साइड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, साइड भी निकाल रहा हूँ, बट आपको ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। ये 16, मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या कह रहा है, पहले सुनो। एक साइड निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर, ठीक है, d1/2 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का स्क्वायर, ये होता है। लाइक साइड मेरे को पता नहीं है तो मैं साइड का स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये d1 क्या है मेरा, ये बताओ 16 है, तो 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। फिर सेकंड वाला भी 16 है, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 128। तो साइड मेरी क्या हो जाएगी √128। बात समझ में आ रहा है। तो 64 इंटू 2 कर सकते हो आप इसको, तो हो जाएगा हमारा 8√2। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, 16 है। और देखना हमारी इधर भी देखो भाई, वही चीज है, सी ही हमने चूज कर रखा है, ऑप्शन बी को ही हमने चूज कर रखा है, 16 को ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स सेकंड डायगोनल। बट अगर साइड का पूछता तो ऑप्शन में होना चाहिए था 8√2, जो कि नहीं है। ये चीज टेस्ट में करेक्शन कर दी जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपका ये क्वेश्चन करेक्शन करके ही मिलेगा आपको, ठीक है। अभी मैं लगे हाथ इसको कर ही देता हूं, ठीक है ना, ठीक है। इट्स सेकंड डायगोनल कर दो, ठीक है। चलो
अब चीजें सही है, बट अब जब सेकंड डायगोनल पूछा तो मेरा ये निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये साइड मैंने निकाल दिया ना, अदरवाइज कहोगे कि इसको नहीं समझ में आ रहा था क्या, कि इसने ऑप्शन ही चेंज, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। मैंने दोनों चीज बता दी, हमने ऑप्शंस को ऐसा सेट कर रखा था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमारा जो सॉल्यूशन भी है ना वो सेकंड डायगोनल के लिए ही है। सेकंड डायगोनल का भी हमने 16 सेंटीमीटर निकाला है, और जब मैं कहूंगा आपसे कि नहीं भाई क्वेश्चन निकाला तो आपको होगी कि इसको बनाने नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया कि क्या होता है। हालांकि हमने क्वेश्चन सेकंड डायगोनल के लिए सेट कराया था। अब ये टाइपिंग वाले भाई साहब जो भी कर दे कांड कर दे। आगे देखो फिर क्या कह रहा है ना, देखो रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 50 सेकेंड्स वाइड, 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब भाई देखो ये एक रूम के बारे में डिस्कस कर रहा है। एक रूम 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर 50 सेंट मतलब 4.5 मीटर चौड़ा है सिंपली, ठीक है। अब कह रहा है उसको ना ढकने के लिए कितना स्क्वायर मीटर का कारपेट चाहिए। तो भाई लेंथ कितना है उसका 5, विड्थ कितनी है 4.5 मीटर। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर पे सिर्फ 100 सेंटीमीटर, तो मतलब आधा, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई उसका 5 इंटू 4.5, तो हो जाएगा 5 6 के बीच 2 22, मतलब 22.5 ना मीटर स्क्वायर। अब उसको कारपेट भी तो इतना ही चाहिए ना जितना रूम का एरिया है सिंपली, और क्या ही कर सकते हैं। चलो आ जाओ भाई, अब हम लोग रीजनिंग की तरफ आते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे ना, अभी मैथ में हो गया नौटंकी। ऑल याहूज आर फेसबुक। अभी थोड़ा सा ये क्या है भाई रीजनिंग के क्वेश्चंस है, तो डायग्राम बनाओ इनका। जितने भी याहूज है ना ये सारे फेसबुक है। कह रहा है सम फेसबुक आर जीमेल, कुछ फेसबुक जो है ना वो जीमेल है। कह रहा है सम जीमेल्स आर ट्विटर, सम जीमेल जो है ना वो ट्विटर है। नो याहू इज जीमेल, कोई भी याहू जीमेल नहीं है। तो ऑब्वियस ही चीज है, कहने की क्या जरूरत है, हमने एंटर कराया भी नहीं अभी, ये थोड़ी कहा था कि पहले याहू जीमेल का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर से ट्विटर का फेसबुक और याहू से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा तो क्वेश्चन में कभी कहा नहीं कि कनेक्शन है, नहीं है तो नहीं है। आगे देखो सम ट्विटर और फेसबुक, क्या कुछ ट्विटर फेसबुक है। अब कुछ ट्विटर फेसबुक है, क्या ऐसा कुछ कहा है इसके अंदर कि है या नहीं है। इनके बीच में कुछ चीजें कही नहीं गई हैं, ठीक है। तो मेरा ये चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये मेरी पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करती है। कह रहा है नो फेसबुक इज ट्विटर, अब कह रहा है कि कोई भी फेसबुक ट्विटर नहीं है। ऐसा लिखा है क्या कि नो ट्विटर इज फेसबुक और नो फेसबुक इज ट्विटर, ऐसा कुछ तो कहा नहीं है। तो भाई ये भी हो भी सकता है, नहीं भी, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे ना इधर वाले ऑप्शंस पे जाओ, इधर 1 और 2 फॉलोस, दोनों में से कोई एक फॉलो करता है या फिर नहीं भी करता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा रेडी रहना। आगे चलते हैं, जब तक वो श्योर ना कहना कि ये चीज है और नहीं है तब तक उसको पॉसिबिलिटी के अंदर डालो, और कुछ नहीं। कह रहा है क्या सम किड्स आर काइट, कुछ किड्स जो है ना वो काइट्स हैं, ठीक है। ऑल काइट्स आर नाइट्स, जितने भी काइट्स हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली किड्स के अंदर जाएंगे, वो नाइट के अंदर जा रहे हैं। और नो नाइट इज क्वीन, किसी भी क्वीन का रिलेशन नाइट से नहीं है, तो भाई नाइट से नहीं है तो काइट से भी नहीं होगा, किड्स से है कि नहीं है ये पॉसिबिलिटी अलग से हो सकती है, अभी कुछ कह नहीं सकते। कह रहा है नो काइट्स आर क्वीन, ठीक है, ये तो सही कह रहा है कि कोई भी काइट से क्वीन नहीं है, बिकॉज जब नाइट ही क्वीन नहीं है तो नाइट के आने वाले कोई भी चीज क्वीन से रिलेशन कोई नहीं है, मतलब ऑप्शन ए 100% सही है। कह रहा है सम काइट्स आर क्वीन, सम काइट्स जो है ना क्वीन है, नहीं ये चीज तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 1 फॉलोस। चलो आगे क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंक जॉब इज गुड को लिखते हैं लान सु कालनास, जो भी है उर्दू फारसी पढ़ लो। गुड जॉब इज इन पीएसयू को लिखते हैं लान बुन सुकुस। बैंक इज अ पीएसयू इज रिटन एज नास कुस काल रोन। ईच जॉब इज वर्थी इज रिटन एज जोल नास मोक लान, ऐसा लिख रहा है। तो कह रहा है भाई पीएसयू को बताओ क्या लिखेंगे। पीएसयू देखो एक तो यहाँ पे है, एक पीएसयू यहाँ पे है। अब इनके अंदर और भी कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं है। तो इनके अंदर कोई चीज कॉमन है क्या, लान लान नहीं है, बुन बुन नहीं है, कुछ है, और यहाँ पे भी कुछ है। तो मतलब पीएसयू में कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। सो कुछ हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है चूज द ऑड, इसमें से ऑड को चूज करो। पुट है, एंड है, ऑल है,
आम है। अब वीडियो को पॉज करके सोचो क्या हो जाएगा। ये बी सी एंड डी में ये वोवेल से स्टार्ट है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, सो ये सबसे डिफरेंट है, कहानी खत्म। अब क्या है ना कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by another consonant। एक कॉन्सोनेंट से फॉलोड करता है और प्रिसीड किया जाता है एग्जैक्टली वो किस चीज से, वॉवेल से। ऐसा पूछ रहा है आपसे, ऐसा कोई है कि नहीं है? मतलब पहले तो एक वॉवेल होना चाहिए, फिर एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ऐसे कितने सारे हैं ये चीज बताओ? ऐसे कोई है? पहले वॉवेल तो भाई एक तो यहाँ पे वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, बट ये ना तो कॉन्सोनेंट है ना ये वॉवेल है। तो भाई ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, फिर लेटर है, इससे तो अल्फाबेट है, क्या कहते हैं उसको, लेटर ही है ना, ठीक है, क्या ही मैं बोल रहा हूँ, डिजिट है ना ये चीज। तो ये नहीं हो सकता, इधर कोई भी नहीं है। फिर इधर कोई वॉवेल दिख रहा है, ये वॉवेल है, फिर ये कॉन्सोनेंट है और इसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, मतलब एक ग्रुप ये वाला बन रहा है। चलो ठीक है, आगे कोई ऐसा वॉवेल दिख रहा है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक वाला आर, एक ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके पहले वोवेल है और इसके बाद में कॉन्सोनेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक है। आगे बढ़ते हैं। 81 में क्या कह रहा है भाई? देखो, डैश टी यू डैश आर यू, सॉरी आर टी डैश एस डैश डैश यू आर टी यू डैश। तो भाई देखो, टी के पहले यहाँ पे आर है, टी के पहले यहाँ भी आर है, तो क्यों ना हम टी के पहले यहाँ पे भी आर डाल दे। आर टी यू है ना, तो यू के बाद देखो कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो मतलब यहाँ टी के बाद मेरे को यू डालना है, टी के बाद हर जगह पे यू डालना है, अपने को ये समझ में आ रहा है। और यू के बाद देखो एस है, मतलब मैं यहाँ पे एस डाल दे रहा हूँ, और एस यहाँ पे भी यू के बाद एस डाल दो सिंपली। और यू के पहले देखो टी और आर है, तो यहाँ पे भी यू के पहले टी और आर डाल दो। तो मैं अगर टी और आर डाल दे रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है आर एस यू आर टी एस, रसू रट्स, ऐसा है क्या? आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है। चलो फिर कह रहा है आई वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई हाउस एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नाउ आई टर्न टू माई हाउस इन व्हाट डायरेक्शन एम आई गोइंग। ठीक है भाई, चलो इसको कैसे करोगे आप सोचो। देखो कह रहा है आई वॉक 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट, तो भाई नॉर्थ वेस्ट किधर होता है? इधर होता है, तो मैं इधर जा रहा हूँ पहले 30 मीटर, यहाँ से फिर 30 मीटर में जा रहा हूँ कहाँ? साउथ वेस्ट, तो मैं साउथ वेस्ट जाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर 30 मीटर। एंड आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट मेरा ये है, अब मैं इधर जा रहा हूँ 30 मीटर। तो कह रहा है नाउ आई टर्न टू माई हाउस, और मेरा घर तो यहाँ पे है ना, मैं इधर जा रहा हूँ। तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? इधर जा रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो ना भाई, तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे होगा, ऑप्शन ए। चलो फिर क्या कह रहा है? 125 है, 80 है, 45 है, 20 है, तो नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा सोचो। 125 है, 80 है, 45 है, 20 एंड व्हाट? तो 125 में मैं क्या माइनस करूंगा तो मेरे को 80 आएगा। 12 में से 4 गया तो 45। अब इसमें मैं करूंगा 5 3 8 4 3 7, ठीक है, 35 हो जाएगा। और ये मेरे तो 100 सी चीज है ना, 15 माइनस कर दोगे, सॉरी 25 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, मतलब 45 35, मतलब सब में ना 10-10 का डिफरेंस। तो इस बार 15 माइनस करने का अपने में तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं। 84 में क्या कह रहा है? इफ टॉर इज रिटेन एज टूर है ना, ये टूर इज written in a certain code as 1 2 3 4, ठीक है, clear as 5 6 7 8 4, spare as 9 0 8 4 7, what will be the 5th digit for sculpture in the same code? भाई देखो यार, लिखो यहाँ पे पहले TOUR, टूर को क्या लिख रहे हैं ये लोग? 1 2 3 4। फिर CLEAR को क्या लिख रहे हैं ये लोग? 5 6 7 8 4। SPARE को क्या लिख रही है? 90847। इसका लास्ट में देखो R है 4, इसके लास्ट में देखो R है 4, इसके लास्ट से सेकंड में R है 4, मतलब R की वैल्यू 4 है। हालांकि कह रहा है स्कल्पचर का 5th डिजिट क्या हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5th। P की वैल्यू पूछ रहा है,
तो p की वैल्यू वो क्या कर रहा है इसमें, s के बाद p है तो s के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे 0 है तो मतलब 0 हो जाएगा हमारा, सिंपल। फिर कह रहा है लीला हु इज सोहन्स डाउटर, लीला जो है ना सोहन की बेटी है, ठीक है। सेज टू लतिका, वो जो है ना सोहन की जो डाउटर है, बेटी है, वो लतिका के बारे में कहती है या फिर लतिका से कहती है, योर मदर अलका, तुम्हारी माँ जो अलका है, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरी पापा की ना यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है। हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ गजानन, जो कि गजानन की तीसरी बेटी है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ गजानन टू लतिका, मतलब गजानन की बेटी या फिर बेटा लतिका है, तो भाई गजानन तो उसका ग्रैंड लगेगा ना, जो भी लग जाए, ग्रैंड फादर मदर जो भी है। तो ऑप्शन में मेरे पास ग्रैंड फादर है तो मैं ऑप्शन सी को ही करने वाला, ठीक है ना। चलो इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अब कह रहा मिसिंग नंबर है ना, ये कह रहा 56, 65, 78, 12, वाट 30, 44, 14, 48। तो करो इसको, कैसे करने वाले आप लोग, दिमाग लगाओ, चीजें समझ में अगर आ रही है तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। भाई यहाँ पे देखो 56 और 44 को माइनस करेंगे ना तो 12 आएगा, 78 एंड 40 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। सो 65 एंड 14 को माइनस कर लो, तुम्हारा 51 आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अब डॉट सिचुएशन वाला है, देखो फर्स्ट डॉट है ना जो सर्कल के अंदर है, सिर्फ सर्कल के अंदर होना चाहिए एक तो, ये तो सर्कल के अंदर पॉसिबल ही नहीं दे रहे ये लोग, सर्कल तो किसी ना किसी फिगर के अंदर है, तो सिर्फ यही है जो सर्कल के अंदर डाल सकते हो डॉट। आग बंद करके डी मार के आगे भाग जाओ, चुपचाप भाग जाओ बिना कुछ बोले। अब इसके अंदर एक ऐसा सिचुएशन दो कि रेक्टेंगल के अंदर डाला जा सके, सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर, तो डी के अंदर नहीं डाल सकते हो, डी नहीं हो सकता। और एक ऐसा डालो ना, सॉरी स्क्वायर के अंदर, जो कि डी नहीं दे सकता। और एक ऐसा ना रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के अंदर होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी तो तीनों के तीनों दे रहे हैं, फिर कैसे हो पाएगा। अच्छा नहीं, ये रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए ना भाई, तो ये जो पॉसिबिलिटी बी नहीं दे रहा है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर डालोगे तो स्क्वायर के अंदर घुस जाएगा, पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कोई ओवरलैप नहीं है, सी में भी पॉसिबल नहीं है, तो ए के अंदर है ना, यहाँ पे डाल दो जहां पे येलो कर्सर है मेरा, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए। इसके अंदर देखो एक तो सीधे सीधे ट्रायंगल में होना चाहिए, तो बी के अंदर नहीं डाल सकते हो, बाकी सब में ट्रायंगल का हो जाएगा। एक ऐसा फोटो चाहिए ना जो तीनों के अंदर ओवरलैप करे, तो ये तीनों ओवरलैप नहीं कर रहे एक दूसरे से, ये भी नहीं कर रहे, एक तो गैप रहा जरा, ये भी नहीं कर रहा, सो ए आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो भाई ये कैसे हो जाएगा। पहले ये जो ना हेक्सागोन इधर है, फिर एक पोजीशन आगे गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, मतलब कोई चीज यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, तो नेक्स्ट 5th टाइम में यहीं पे आने वाला है ना मुड़ के, तो इस बार यहाँ पे जाएगा ये वाला फोटो। तो देखो सबके अंदर है, बट एक चीज देखना, एक बार ब्लैंक है कलर है, ब्लैंक है कलर्ड है, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए, सो बी एंड सी में से कोई एक होने वाला है, ठीक है। अब दिल का क्या करे भाई, दिल ना दिया क्रिस का सुनेगा गाना, तो भाई देखो इसके अंदर जो है ना ब्लैंक है, डार्क है, ब्लैंक है, डार्क है, नेक्स्ट वाला दिल जो होगा ना ब्लैंक होगा। सो बी एंड सी में से चूज करना था, तो मैं सी को ही चूज करने वाला हूँ, ऑप्शन सी मेरा सही है। चलो आगे है ना, इसके अंदर मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे पेयरिंग वाले बहुत ज्यादा मिले ना, तो इसका पेयर इसके साथ डालना, इसका इसके साथ डालो, बस कहानी खत्म। ये 4 जो है ना नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ आ गया है, तो ये बी जो मेरा नेक्स्ट वाले में यहाँ आ जाएगा। फिर ये बीच वाला जो सिंबल था ना यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो मेरा 4 था ना भाई यहाँ पे आने वाला है। अब जो मेरा यहाँ का चीज था ना बीच में चला गया, मतलब मेरा ये जो इक्वल का साइन है ना बीच में आने वाला है। देख लो, बोलोगे क्या दिखाना चाहते हो, दोनों में सेम चीज है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे डिफरेंट चीज है, कौन सा आएगा। तो भाई ये जो बी है ना वो कहाँ से उठ के आया, तो मतलब इस वाले में जो बीच में था, नीचे बॉटम बीच मिड में जो था ना वो, मतलब ये जो आर है ना मेरा यहाँ पे चला जाएगा, आर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसका बी जो है यहाँ पे, आर जो है वो एक नया है, न्यू कुछ है। इसका बी अगले वाले में यहाँ गया, वो तो अलग सी चीज है। यहाँ पे जो आर आया है वो एक नया है, इनमें से यूज नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा इनमें से एक ऐसा नंबर या डिजिट आएगा, डिजिट या लेटर आएगा जो पहले से यूज नहीं है, जो इस कॉर्नर पे आएगा। तो 6 तो पहले से यूज नहीं है, ओ पहले से यूज है, सो ओ पॉसिबल ही नहीं है आना। अब इन्हीं दोनों में से लेना था तो मेरा 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिकॉज 6 पहले से यूज नहीं और वो आ चुका है। चलो 92 नंबर क्या कह रहा है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ये एरो यहाँ आ गया, तो ये 3 मेरा यहाँ आ जाएगा।
तो सिर्फ बी के अंदर ही है, ज्यादा सोचो ही मत, कहानी खत्म। 93 देखो भाई, फिर से दिल ना दिया वाला कहानी हो गया, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। या फिर आप ना, ये कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आता है, लाइक पहले से ये वाला यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, मतलब ये इस तरीके से ना रोटेट कर रहा है। इस बार ये ना टॉप में आ जाएगा, तो इस टॉप पे जो ना स्क्वायर होना चाहिए, बर्फी वाला, ए बी सी में से होगा, ये नहीं होगा। फिर देखो दिल सब में जो है ना रंगीन है, ये स्टार कलर वाला है, खाली है, कलर खाली, तो अगला बार स्टार जो होगा वो कलर होगा, तो ये दोनों तो होने से रहे, और डी तो होगा नहीं, तो सिर्फ सी बचा यहाँ पे। चलो 94 नंबर कह रहा है ना कि देखो मिरर फिगर बनाओ इसका, अगर मैं साइड मिरर लगा दूंगा किसी साइड में तो कौन सा होगा, ये चीज देख लो। ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, तो ये जो है ना मिनट वाली सुई ऊपर में ही रहेगा, तो इसको नीचे में कर दिया, मिनट वाली सुई पॉसिबल ही नहीं है, मिनट वाली सुई नीचे पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 या 3 में से कोई एक होना है, ठीक है। तो ये चीज तो ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो है ना वो इधर साइड आने वाला है, तो इसमें देखो ऊपर भेज दिया, थर्ड भी पॉसिबल नहीं है, सो फोर्थ बच गया, हमारा डी होना चाहिए। चलो 94 नंबर है ना कि अगर मैं इस पेपर को इस तरीके से मोड़ा, फिर साइड बाई साइड मोड़ा, और यहाँ पे मैंने कट कर दिया और उसको ओपन करूंगा तो कौन सा बनेगा। सो गाइस ऊपर से मोड़े थे, नीचे से मोड़े थे, मतलब बीच में एक पट्टी बना रहे हो आप मोड़ के इसको, तो मतलब काटोगे तो खुलेगा, तो ऊपर भी कटेगा और ऊपर भी कटेगा, तो 3 नंबर तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसका सिर्फ बीच में कट रहा है, एक तो हो नहीं सकता, सिर्फ बीच में कट रहा है, मतलब ये एंड ये एंड कटना चाहिए। एंड जब ओपन करोगे इस ट्रायंगल को तो भाई ये उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे करके कुछ, तो 4th नंबर का ट्रायंगल सब एक ही डायरेक्शन में, पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरा ये तो 2 नंबर हो जाएगा। चलो 96 कह रहा है इफ प्लस मींस डिवाइड, माइनस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस प्लस, डिवाइड मींस माइनस, देन गिव द वैल्यू ऑफ 40 इतना, तो प्लस 45 प्लस है ना, प्लस का मतलब डिवाइड है 9, माइनस का मतलब क्या भाई मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई प्लस 15, डिवाइड का मतलब क्या है भाई -2, तो ये 9 से 5 बार में कटेगा, 5 से 15 बार में कटेगा, 15 + 30, और 30 में से 2 ले जाओगे 28, ऑप्शन डी। 97 क्या हो गया, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड, भाई पहले ना थर्ड, 6th, 9th एंड 10th लेटर ऑफ पैरेंथेसिस, तो भाई पैरेंथेसिस को लिखो पहले, इनका हम थेसिस लिख देंगे आज, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा कह रहा है भाई, थर्ड नंबर ले लो, ये ले लो, फिर 6th नंबर ले लो, 9th नंबर ले लो, और 10th नंबर ले लो, तो ये मेरा R है, ये मेरा T है, ये फिर S है और I है। अब इनका यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, ठीक है, और मीनिंगफुल वर्ड बनता भी है ना, तो लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर, तो लास्ट लेटर बताओ कौन सा हो जाएगा, ठीक है भाई। और मान लो नहीं बनता है ना कोई वर्ड, तो उसका आंसर X कर दो, तो दिमाग लगाओ आप, क्या कोई बनेगा या नहीं बनेगा, तो बोलोगे दिमाग तो लग नहीं पा रहा है, स्टीयर बन जाएगा क्या, STIR, हाँ, तो लास्ट कौन सा है, R है, चलो ठीक है, ठीक है, हमने सही दिमाग लगाया, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द सिंबल स्टार, स्टार के अपोजिट में क्या हो जाएगा भाई, स्टार का अपोजिट कभी भी जो एडजेसेंट सरफेस थे वो नहीं हो सकता, @ नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, स्टार का @ और प्लस नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता है, ये पाउंड सिंबल भी नहीं हो सकता है, डॉलर जिसको कहते हो आप, प्लस तो होगा नहीं, और मल्टीप्लाई होगा क्या, तो भाई मल्टीप्लाई कहीं भी है ही नहीं, तो इसके अंदर तो जबरदस्ती का डाल रखा ऑप्शन में, बचा कौन सा 8। या फिर ये कह सकते हो ये 2 फिगर इसमें कॉमन है, ये 2 फिगर इसमें कॉमन है ना, पाउंड या फिर डॉलर और स्टार, तो इस जो बचे 2 फिगर हैं वे दूसरे के अपोजिट रहते हैं, तो 8 एंड स्टार एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। 99 नंबर क्या रहा है, देखो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक वेन डायग्राम है, तो कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 500 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। देखो भाई थर्मोडायनेमिक्स करना चाहिए और क्या कह रहा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट नहीं करना चाहिए।
ये दोनों कर रहा हो बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं कर रहा हो, तो भाई वो तो कहोगे इस हिसाब से 12 है, यही ना कहोगे आप? ठीक है, सही भी है। आगे चलो, कह रहा माइंड को अगर के जी एल बी लिखते हैं, आर्ग्यू को वाई पी ई एस सी लिखते हैं, तो डायग्राम को क्या लिखेंगे? ठीक है यार, एम आई एन डी को लिखते हैं हम लोग के जी एल बी। के के बाद अगर हम नीचे से ना ऐड करेंगे ऊपर एल एम, तो मतलब ये 11 13 नंबर पे होता है, ये 11, मतलब इसमें -2 करा हमने, तो हम लोग डायग्राम में भी वही काम कर देते हैं। चलो भागो यहाँ से भाई, कुछ नहीं, 4 में -2 करोगे बी हो जाएगा। फिर आई 9 नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे, -2 किया, फिर मतलब आई 2 करूंगा मैं अगर, तो मेरा जी आएगा। ठीक है, लास्ट में देखो इसमें भी 2 ऐड कर माइनस किया है, तो मैं इसमें भी 2 माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ पे के आएगा। ठीक है, ए में मैं -2 करूंगा तो मैं ए से 2 बार पीछे जाऊंगा तो मेरे को वाई मिलेगा। तो है क्या, लास्ट में वाई की और स्टार्टिंग में बी जी, ऑप्शन ए के अंदर है। तो इतना सोचो ही मत, कहानी खत्म। तो खैर अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी तो इंग्लिश और जी के बाकी ही है। चलो इंग्लिश और जी के पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंग्लिश पे, ठीक है, जीके पे स्पीड में चलेंगे थोड़ा। ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग कॉस्ट मेनी पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फीड देयर फैमिलीज। इसमें अगर कुछ एरर है तो बताओ, 1 2 3 में क्या एरर है, अदरवाइज नो एरर करो। वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं आंसर पे आता हूँ। ठीक है भाई, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ सही है। अगर एरर करते भी तो वहीं पे जनरली करते हैं, अदरवाइज कोई एरर है नहीं इसके अंदर, सही है ये। ठीक है, नो एरर होगा इसके अंदर। आगे आ जाओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा? बाय मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेल वी कैन इंश्योर दैट फार्मर मेक अ गुड प्रॉफिट। अब इसके अंदर है क्या या नहीं है, ये चीज बताओ। ठीक है, दिमाग लगाओ, इसके अंदर कुछ है। अब देखो मैं बताता हूँ, आप में कुछ लोग भड़केंगे इस सवाल को देख के कि देखो एग्जाम में ऐसा नहीं देता। थोड़ा सा इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस के पैटर्न्स को भी थोड़ा सा चेंज किया है। अभी एग्रीकल्चर को कैपिटल लेटर में लिखने का क्या जरूरत था? बोलो कि ऐसा क्वेश्चन देगा, भाई देखो देगा कि नहीं देगा, मैंने आपको अलर्ट करने के लिए डाला है। क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इशू इन्होंने नया सिलेबस में डाल दिया है। क्या पता पंक्चुएशन मार्क्स और ये सभी चीजें पूछ ले आपसे, सो आप इस चीज के लिए भी अलर्ट रहना। अगर आपको सेंटेंस में कोई एरर ना दिखे और कैपिटल लेटर्स, कोई पंक्चुएशन मार्क्स, इन सभी चीजों का एरर दिखे तो उसको भी चूज करना। ठीक है, सो ठीक है ना, ये ग्रामेटिकल एरर के अंदर ही आएगा ना। पहली बात तो एग्रीकल्चर का ए स्मॉल होगा, सिंपल सा बात है, ए में एरर है। आप में तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो अभी तक एफकैट किया नहीं था, तो एफकैट ने जो नहीं किया था उससे मेरे को मतलब नहीं है। अभी जो नया सिलेबस में कुछ कुछ चीजें चेंज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट को रेडी करा रहा हूँ आपके लिए। आगे देखो, द प्रमोशन मीन्स दैट यू मे बी पोस्ट इन चेन्नई फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कुछ एरर दिख रहा है तो करो, अदरवाइज आपके पास तो है ही ना कि नो एरर कर दो। तो नो एरर का कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, दिमाग लगाओ। अगर आपको एरर दिख रहा है तो बताओ, मेरे को तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर कोई एरर। ठीक है, हाँ दिख गया, बहुत इजी सा चीज है। ये क्या होगा ना, जब भी हमारी किसी की पोस्टिंग होती है तो क्या बोलते हैं, यू मे बी पोस्ट नहीं, यू मे बी पोस्टेड इन चेन्नई, नॉट पोस्ट इन चेन्नई। ठीक है, तो द प्रमोशन मींस दैट यू मे बी पोस्टेड इन चेन्नई फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, मतलब तुम किए जाओगे ना, पैसिव में है ये चीज। मे बी पोस्टेड पॉसिबिलिटी बता रही है इन पैसिव, या बता रहा है तो पोस्ट को लिखोगे ना, पोस्टेड। ठीक है, एक्टिव पैसिव का जो रूल जानता होगा वो फटाक से निकाल लेगा। थर्ड में एरर है। आगे देखो, दिस प्रोजेक्ट इज टू बिग टू अंडरटेक सक्सेसफुली एट सच सॉर्ट ऑफ नोटिस। भाई जब बोलने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सच शॉर्ट नोटिस होता है ना कि सच ऑफ सच क्या लिख रहे हैं ना, सच शॉर्ट ऑफ नोटिस, बट ये लिखा ही ऐसा ना कि बोल के ही पकड़ लेगा भाई, कि होता है सच शॉर्ट नोटिस होता है, नॉट शॉर्ट ऑफ नोटिस होता है। तो भाई ऑफ हटा दो, चीजें सब कुछ ठीक ठाक है, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो 4 में एरर है। 5th नंबर देखो, लैकनिक का क्या कह रहा है आपसे, चूज द बेस्ट वन एक्सप्रेस। ठीक है ना, लैकनिक का मतलब क्या होता है बताओ। लाइक थोड़ा सा शॉर्ट होता है ना लैकनिक का मतलब, शॉर्ट में कोई चीज को बोलना। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा, टॉकेटिव, इमोशनल, ब्रीफ हो जाएगा। संक्षिप्त होता है ना लैकोनिक का मतलब, संक्षेप में कोई चीज बोलना। चलो इंसिपिड का तो शायद हमने पहले भी पढ़ रखा था ना,
कहते हैं जिसमें कोई स्वाद ना हो, तो इसका भी सिनोनिम पूछ रहा है ना, टेस्टलेस हो जाएगा। चलो फिर कह रहा है ऑपोजिट बताओ, यूबिक्विटस का मतलब जो हर जगह पे अवेलेबल है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो नहीं अवेलेबल होगा, जिसको रेयर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑब्सिक्विसेस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है लाइक किसी की चापलूसी वगैरह करके ना बहुत ज्यादा करीब रहना, ठीक है, वो है ना। तो एक उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी की चापलूसी ना करता हो, ठीक है, वो एरोगेंट टाइप का है, ये हो सकता है। चलो फिर है अपैरिक विक्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? ये बता दो। इसका मतलब होता है ना, जैसे मैं आपको कैसे आपकी भाषा में समझाऊं ये चीज, जिससे कि आपको समझ में आ जाए इजिली। जैसे बोलते हैं ना अपनी भाषा में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी मत खो दो जिससे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, वो सेंस में यूज करते हैं। मतलब कुछ पाए ना, लेकिन बहुत बड़ा, मतलब अपने कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कॉस्ट देकर कुछ चीज को जीतना, तो वही कहते हैं विक्ट्री गेन्ड एट ग्रेट लॉस। बहुत बड़ा चीज लॉस करके कुछ चीज को जीता आपने, बस और कुछ नहीं। टिल्ट एट विंडमिल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? विंडमिल्स, टिल्ट एट विंड, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कल्पनाओं में ही ना भिड़े रहते हैं। जैसे नहीं होता है कि मान लो कि सामने वाला भी आपके बारे में क्या सोच रहा नहीं पता, लेकिन आप सोच रहे हो ये मेरे बारे में ऐसे बोलेगा तो मैं इसको ये बोल दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन सामने से जब आया तो वो पोलाइटली बोल रहा, तो सोच रहे हो आप अरे भाई मैं तो क्या क्या सोच रहा था। तो भाई जो सपनाओं में आप प्रॉब्लम से भिड़े हो ना, इमेजिनेशन के अंदर, जो एक्चुअली में है नहीं, उसको कहते हैं टू टिल्ट एट विंड मिल्स, फाइट इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। चलो फिर कह रहा है स्टील समवन थंडर। स्टील समवन थंडर का मतलब क्या होता है भाई? ये चीज बता लो कि किसी और के क्या कहते हैं, किसी और का क्रेडिट चुरा लेना, और कुछ नहीं है क्या वैसा? टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडियाज, किसी और का क्रेडिट चुरा लेना। ऑप्शन बी, जैसे फेसबुक का ऑनर जो है जिसने किया था, आइडिया किसी और का था, ये चुरा कर वो आगे बढ़ गया। आगे देखो, ये क्या चीज है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है। टू स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स, एंशियंट राइटिंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलो, और बोलोगे ना कि आर्कियोलॉजी क्यों नहीं भाई, वो तो पुरातन साक्ष्य से रिलेटेड कोई चीज होता है ना, वो राइटिंग्स को स्टडी करने वालों पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलो फिर कह रहा अ स्पीच मीन टू प्रेज समवन हु इज डेड, जो मर गया ना उनकी तारीफ में जो स्पीच दी जाती है उसको यूलॉजी कहते हैं हम लोग। कहाँ है? ऑप्शन सी के अंदर है वो चीज, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फिर है वन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, एक इंसान जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को ना डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है ना, मतलब मैं कह रहा है ना कि बर्बाद करते हैं सारा, उसको वैंडल कहते हैं हम लोग। चलो फिर कह रहा है क्या, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करो। इफ यू आर पेइंग इंस्टॉलमेंट्स टू डैश प्लॉट्स of land in the distant future, make dash the plots are identified and registered in your name। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा भाई? इंस्टॉलमेंट कर रहे हो किस चीज के लिए? प्लॉट को रिसीव तो नहीं किया जाता है ना, अचीव नहीं किया जाता है, एक्वायर प्राप्त, मतलब प्राप्त करने के अर्थ में ही है, लेकिन कुछ चीजों को रिसीव करना मतलब आप इन हैंड रिसीव कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। अचीव करना कुछ मेहनत से कोई चीज प्राप्त कर रहे हो, इस चीज को आप खरीद रहे हो तो उसको एक्वायर करते हो ना, पैसे वैसे से, तो एक्वायर के फॉर्म में यूज होगा वो, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। यहीं से ही पढ़ लो, मेक के साथ क्या होता है? मेक श्योर होता है ना कि मेक कंफर्म, मेक सर्टेन नहीं होता, मेक श्योर होता है, यहीं से भी कर लेते हैं कि बी वाला हो जाएगा सेकंड वाले में। चलो 60 नंबर देखो क्या कह रहा है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डैश टू द अलमाइटी फॉर हिज एक्शंस ऑन अर्थ, जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो भगवान के प्रति क्या है? जवाबदेही है ना, अकाउंटेबल है। जो भी वो एक्शन कर रहा है धरती पे, अपने भगवान, अल्लाह, भाई, गुरु या फिर यीशु मसीह, जिसको भी मानते हो, वो अपने अपने अलमाइटी या फिर भगवान के प्रति जवाबदेही है। आगे देखो, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर डैश अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। अब भाई देखो, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कोई काम होता है ना तो क्या कहा जाता है? उसको स्टेकिंग। तो ऑप्शन कहाँ पे है? बी में। प्रोटेस्ट करना, स्टेकिंग का प्रोटेस्ट होता है, फ्रेज ही है, विरोध पर उत्पन्न करना। आगे देखो, अब ये क्या कह रहा है भाई? एनालॉजी है। इफेमरल
ठीक है, और ट्रांजिएंट किस तरीके से रिलेटेड है उस तरीके से आपको नया करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है क्षणिक, इसका ही मतलब क्षणिक होता है, ठीक है। और देखो ये एक दूसरे के ना एक तरीके से दोनों का मतलब होता है कम टाइम के लिए, कम के अर्थ में है, तो वैसा कुछ है क्या? सारे तो देखो यार सिनोनिम ही है, ब्रीफ फ्लीटिंग, परमानेंट स्टेबल, रेयर स्कार्स, एम्प्टी वैकेंट, सारे सिनोनिम ही है, बट ये कम के अर्थ में दिखा रहा है। तो कम के अर्थ में दिखाने के लिए, संक्षिप्त में कुछ टाइम के लिए दिखाने के लिए कौन सा ऑप्शन है जो परफेक्ट है? तो ऑप्शन हो जाएगा यही है ना, ब्रीफ फ्लीटिंग, है ना। चलो संक्षिप्त करना, कम टाइम के लिए करना, कम के अर्थ में यूज हो रहा है भाई। आगे देखो, फिर कह रहा है मिटिगेट का मतलब कह रहा है एलिवेट कर दो, ठीक है। तो फिर बताओ मिटिगेट का एलिवेट क्या है? सिनोनिम ही है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? एग्रावेट का मतलब वर्सन कर दो, ये भी तो वही चीज है। एलिमिनेट का रिमूव कर दो, कंपेल का फोर्स कर दो, प्रमोट को एडवांस कर दो, ठीक है ना। बाकी ठीक है, इसमें तो सारे एक ही जैसे लग रहे हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दिमाग लगाओ, ठीक है। एक चीज और हम इसके अंदर मैंने वो नोटिस किया कि मिटिगेट और एलिवेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। लाइक एग्रावेट और वर्सन किसी चीज को ना बढ़ाने के अर्थ में है, किसी चीज को खराब ही करो लेकिन उसको बढ़ाने के अर्थ में कर रहे हो, ठीक है। कंपेल या फोर्स, फोर्स देके किसी चीज को बढ़ा रहे हो आप। प्रमोट या एडवांसमेंट मतलब बढ़ाने के अर्थ में कर रहे हो। तो कम करने के अर्थ में कौन सा है? एलिमिनेट या फिर रिमूव। तो ये सिनोनिम्स के साथ साथ सेंस भी सम दे रहे हैं कि कम करने के, डिक्रीज करने के अर्थ में दे रहे हैं, बाकी सभी चीजें इंक्रीज करने के अर्थ में। तो ये है परफेक्ट आंसर। चलो फिर है यूबिक्विटस का रेयर कह रहा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा भाई बताओ? एंटोनिम है, तो एंटोनिम कहाँ कहाँ पे है? स्कार्स का लिमिटेड, तो ये तो सिनोनिम हो गया। फिर कॉमन का फ्रीक्वेंट सिनोनिम हो गया। ऑमनी प्रेजेंट का अनकॉमन, एक हर जगह प्रेजेंट है और कहीं कहीं है, तो ये एंटोनिम हो गया। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। कुछ चीजें लाइक ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आपको इसके एक्चुअल मीनिंग को समझने में, बट ये सभी चीजें काफी इजी आप कर लोगे इसलिए। 21 क्या कह रहा है देखो, टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन एड्रेसिंग दीज इशू। तो भाई पहले भी मैंने बात किया था कि इसको हम फर्स्ट से यूज नहीं कर सकते, बिकॉज किस इशू के बारे में बात करें मेरे को पता नहीं है। सो बी से नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता बिकॉज ये एक से स्टार्ट हो गया। अब फोर्थ नंबर में देखो क्या कह रहा है, दे हेल्प। अब कौन हेल्प कर रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा, पहले किसी के बारे में तो बताओ। तो भाई 4 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इनोवेशंस लाइक प्रिसीजन फार्मिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर गेम चेंजर्स, ठीक है भाई। चलो तो 3 से स्टार्ट हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। फिर क्या रहे, क्या फूड सिक्योरिटी रिमेन्स अ ग्लोबल चैलेंज। अब 2 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, अब ये चीज सोचने वाली बात है। 2 से करे कि 3 से करे? अगर मैं ये बात करूं ना, देखो थर्ड से स्टार्ट करता हूं, इनोवेशंस लाइक प्रिसीजन फार्मिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर गेम चेंजर, टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल इन एड्रेसिंग दिस इशूज। अभी 3 के बाद देखो 1 अगर इसमें दे रखा है तो हमने किसी इशू के बारे में बात ही नहीं किया थर्ड वाले लाइन में, तो तुम वहां पे उसके सॉल्व कैसे कर रहे हो? तो 3 के बाद 1 तो आने से रहा भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है 3 के बाद 1 आना, सो डी आंसर नहीं हो सकता है। अब 2 के बाद 1 करें कि 2 के बाद 3 करें, ये चीज सोचने वाली बात है। अब देखो 2 में क्या है, फूड सिक्योरिटी रिमेन्स अ ग्लोबल चैलेंज, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी जो है ना ग्लोबल चैलेंज हमेशा रहेगा, ओके। अब आगे फिर क्या कर रहा है, 2 के बाद 1 करना हो तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल इन एड्रेसिंग दिस इशूज। अब देखो एक तो फूड सिक्योरिटी का एक नाम का प्रॉब्लम यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब उसको कौन रोल प्ले कर रहा है उसका जिक्र कर दिया, इसका मतलब 2 के बाद 1 आएगा, प्रॉब्लम एंड आगे की उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि उसको एड्रेस करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो 2 के बाद 1 आएगा। सिंपल सा लॉजिक यहीं पे पकड़ लेना था आपको, ठीक है ना। चलो अब ये फोर्थ आएगा, थर्ड के बाद ऐसे भी पकड़ सकते थे ना, प्रिसीजन फार्मिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर गेम चेंजर्स। अब यहाँ पे प्लूरल कुछ यूज कर रखा है, उनके लिए दे का यूज कर रखा है, तो थर्ड के बाद फोर्थ आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं भाई, देखो बाय एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज। तो भाई किस एक्टिविटीज में है पता नहीं चल रहा है मेरे को, एंगेज कर रहा है, एक से तो नहीं स्टार्ट कर सकते। इट ऑल्सो इंप्रूव्स, क्या इंप्रूव्स भाई? ऑल्सो पहले से कोई चीज इंप्रूव की हो कि ऑल्सो का यूज कर रहे हो?
थर्ड से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब फिर कह रहा है फोर्थ नंबर पे पीपुल ऑफन फाइंड दीज एक्सपीरियंसेस, कौन सा एक्सपीरियंस पे पता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी को भी नहीं हो सकता। अब स्टार्ट तो कंफर्म हो गया, 2 से ही स्टार्ट होगा। अब 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा कि देख लेते हैं। वॉलंटियरिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन लोकल इवेंट्स हैव न्यूमेरस बेनिफिट्स, ठीक है। अब 2 के बाद क्या यूज करें, अब ये चीज देख लेते हैं कि जो है ना पार्टिसिपेट करना और वॉलंटियर होना लोकल इवेंट्स में बहुत उसके बेनिफिट्स हैं। अब 2 के बाद 1 करेंगे तो क्या, बाय एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटीज, ठीक है। अभी हमने ना दे बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अब हम लोग क्या करें किस एक्टिविटी में, तो भाई ये चीज तो समझ में आ रहा है लोकल इवेंट्स के अंदर। अब क्या ऐसा कुछ है क्या कहीं पे जो एक्टिविटी का जिक्र करा हो कहीं पे। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स देयर सोशल स्किल्स एंड नेटवर्क्स, फिर पीपल ऑफन फाइंड दीज एक्सपीरियंसेस डीपली रिवॉर्डिंग। अब यही चीज समझना है कि 2 के बाद 4 होगा कि 2 के बाद 1 होगा, यही से समझने वाली चीज है। लेकिन अगर हम इस सब के बीच में थर्ड वाले को मत छोड़ना, थर्ड वाले से बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है आपको। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स, पहले कुछ काम लिखा हो, इसने कुछ पहले काम किया होगा ना, जस्ट उसके बाद थर्ड वाले को यूज करना है, ठीक है। तो भाई 1 नंबर में ऐसा क्या कर रखा है, बाय एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटीज दे बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और वो किस चीज को बिल्ड करते हैं, और वो इंप्रूव करते हैं सोशल स्किल और नेटवर्क को। 1 के बाद 3 का यूज करना है, बात ठीक है। तो मतलब 1 के बाद 3 कहाँ पे है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 के बाद हम लोग क्या करना है, बाय एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये करें या फिर पीपल ऑफन फाइंड दिस एक्सपीरियंसेस डीपली रिवॉर्डिंग, तो ऑब्वियस चीज है ना भाई, तुम एंगेज होने से पहले पीपल क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज का जिक्र करोगे, तब ना उसमें एक्टिविटीज के अंदर तुम एंगेज कराओगे। किसी भी चीज का इंट्रो लिखोगे तो क्या क्या होता है, तब जाके लोग उसके अंदर एंटर करते हैं। तो 2 के बाद 4, 1 एंड 3, ऑप्शन 2। वीडियो को पॉज करके सेम चीज को मैंने यहां पे लिखवा दिया, इसको एक बार पढ़ना। 23 नंबर देखो क्या कहते हैं आपसे, ठीक है। ओवर टाइम दिस हैबिट्स, तो कौन से हैबिट्स पता नहीं है, तो 1 नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये चीज तो एलिमिनेट कर लिया, ठीक है भाई, ये चीज तो आपने एलिमिनेट कर लिया इजीली। फिर कह रहा है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर विटल फॉर अचीविंग गोल्स, ये तो 2 नंबर से लग रहा है कि स्टार्ट हो सकता है। अब ये करना है स्मॉल डेली एफर्ट्स कंपाउंड इनटू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, अभी कह रहा है छोटे और डेली एफर्ट्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स को देते हैं। अब पहले कोई चीज हमने जिक्र करा नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो। दे फॉर्म द फाउंडेशन, कौन पता नहीं है, तो मतलब 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये दोनों नहीं हो सकता। 2 एंड 3 के बारे में सोचते हैं अभी हम लोग, ठीक है। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं भाई, अगर थर्ड से स्टार्ट करें तो स्मॉल डेली एफर्ट्स कंपाउंड इनटू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हमको क्लियर कुछ नहीं हो रहा, बट अगर 2 से पढ़ते ना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर विटल फॉर अचीविंग गोल्स। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है ना ये किसी बड़े या फिर इंपॉर्टेंट है गोल को अचीव करने में, तो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि ठीक है। अब स्मॉल डेली एफर्ट्स कंपाउंड इनटू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, हो सकता है कि इसके बाद आने वाले, सेकंड के बाद आने वाले का कुछ एक्सप्लेनेशन है। हम गोल अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और उसके तरीका के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 नंबर वाला क्या है, गोल अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वे के बारे में देखो, किसी इंसान के पहले बात करोगे तब ना उसके और भी पार्ट्स के बारे में जिक्र करोगे। तो गोल अचीवमेंट के बारे में बात कर लिया आपने 2 के बारे में, उसके बाद कहीं बीच में या फिर उसके जस्ट बाद तुम बात करोगे उसको अचीव करने का तरीका, तो 2 से स्टार्ट करोगे एंड बाद में बीच में कहीं 3 आएगा, वो चीज आपके ए के अंदर है। तो इस तरीके से चीजों को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना। फिर क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ क्या है भाई, इनकरेक्ट कौन सा है, अनफोर्सीन, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को दिक्कत आ रहा है, दिखने में लग रहा है कि अनफोर्सीन में कुछ गलती तो है, ठीक है। ये क्या है अनफोर्सीन, इसमें क्या दिक्कत लग रहा है, बाकी सब तो ठीक ठाक ही लग रहा है ना। FORE होता है, क्योंकि पढ़ के ही अजीब लग रहा है, वो FORE होगा ना यहाँ पे अनफोर्सीन के बाद। आगे देखो, फिर कह रहा है इसमें बताओ इनकरेक्ट कौन सा है भाई, प्रिविलेज तो ऐसे दिख रहा है ना, प्रिविलेज के अंदर डी नहीं होता है, EGE होता है, प्रिविलेज में डी होता ही नहीं है भाई, याद रखना। प्रिविलेज सुनने में लगता हो ना कि डी आता हो, डी साइलेंट, ऐसा कुछ नहीं है, डी होता ही नहीं है।
आगे देखो, पैसेज को तो तुम करोगे, एक बार पढ़ोगे वीडियो को पॉज करके खुद से, ठीक है ना, क्योंकि पैसेज ये प्रैक्टिस है ना, तो मैं आपको हिंट दूंगा, पैसेज पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, वीडियो को रोक के पैसेज को पढ़ो। मैंने पैसेज को पढ़ रखा है, देखो क्या कह रहा है, व्हाई आर एआई सिस्टम्स इंक्रीजिंगली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। अब ये जो है ना, क्यों यूज किया जा रहा है, रीजन क्या है एआई सिस्टम्स को। ऑप्शन कह रहा है द एलिमिनेट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली, क्या वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर रहा है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन ही यूज करा रहा है एआई को। दे कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली, यही आंसर हो जाएगा ना कि एआई क्या करता है, पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो मिलेगा कि वो एनालाइज भी कर देता है, लार्ज वॉल्यूम को क्विकली एफिशिएंटली कर लेता है। देखो यहीं पे ये वाला लाइन यहीं पे मिल जाएगा आपको पढ़ोगे तो, ठीक है, मैं आपको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले रो के अंदर पढ़ोगे ना, इस वाले लाइन में तो मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो फिर कह रहा है व्हाट इज द मेन एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विथ एआई सिस्टम। एआई सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है आज के टाइम पे, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्या इसको डेवलपमेंट के लिए हाई कॉस्ट लगता है, ये क्या कंसर्न की तरह देखा गया है पैसेज में। लिमिटेड एप्लीकेशन, एआई के अंदर कुछ लिमिटेशन नहीं है, बहुत कोई एडवांस फॉर्म है, इनहांस फॉर्म है, कुछ भी कर सकते हो। इनहेरिटेड डेटा बायस, ठीक है, ठीक है ना, या फिर एक्सेसिव एनर्जी कंजप्शन। तो पैसेज के अंदर किस चीज को ना एक कंसर्न की तरह दिखाया गया है। तो देखो भाई कह रहा है क्या, इट ग्रोइंग रिलायंस हैज रेज्ड एथिकल कंसर्न्स, क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट एल्गोरिथम्स में inherit biases from the data on which they are trained। तो ऑब्वियस ही चीज है ना, यही एक कंसर्न के बारे में बात किया गया, इनहेरिटेड डेटा बायस के बारे में, ठीक है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑटोमेशन में वर्सन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इफ, ठीक है, जो ऑटोमेशन है ना वो खराब कर सकती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। कब, तो साफ इस पैसेज में कहा था ना कि वर्कर्स के तुम स्किल के ऊपर भी ध्यान दो, आप स्किल नहीं करोगे तो वो चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। तो वैसा कुछ है क्या, इफ वर्कर्स आर नॉट रीस्किल्ड इन टाइम, अगर वर्कर्स तुम्हारे रीस्किल्ड नहीं किए जाएंगे, पहले तो ठीक है ना स्किल्ड थे, बट आने वाली टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग रीस्किल्ड तुम नहीं करोगे तो फिर वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए प्रॉब्लम वाली चीजें हो जाएंगी। आगे देखो फिर क्या कह रहा है तुम्हारा, what problem arises due to the lack of transparency in the AI system। मतलब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, ये चीज बताओ। तो वही चीज है ना कि असाइनिंग प्रॉब्लम आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, वैसा कुछ है क्या। हाँ तो ऑप्शन बी के अंदर है, ठीक है। चलो हाँ इसके अंदर पढ़ोगे तो ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा तभी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज पढ़ो। लास्ट में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द ऑथर्स व्यू पॉइंट। ऑथर्स का व्यू पॉइंट क्या है, तो भाई ऑथर ओवरऑल यही बात किया कि एआई को किस तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है, एथिकल सेफगार्ड की तरह यूज करना चाहिए, यही ना। चलो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग जीके पे आ जाते हैं फटाफट। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, वो क्या होना चाहिए, शुड बी अ मेंबर, ये मैं क्या ले रहा हूँ, पेन उठा लिया जाए ना, शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेशन, वो किसी एक हाउस का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, चीज तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ये जीके का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा है इस बार, हमने थोड़ा सा लेवल डाउन किया था इस वाले टेस्ट के अंदर। The time taken by a pendulum is completely one oscillation is called। एक पेंडुलम जो साइंस में पढ़े हो ना कि एक बार दोलन कर लेता है पूरा, तो क्या कहते हैं उसको, आवर्तकाल, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इजी है, साइंस बैकग्राउंड वाले 10th में ही पढ़ना था। फिर कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द सन टेम्पल नॉट लोकेटेड। अब सन टेम्पल जो है ना, जो कि नेशनल टॉप पे जाना जाता है, वो कहाँ पर नहीं है, तो भाई वो बिहार में ऐसा कोई सन टेम्पल नहीं जाना जाता है कि बिहार में कोई सन टेम्पल है, और मतलब छोटा मोटा बना हो तो अलग चीज है, लोग बना दिए हो, बट वो फेमस कुछ नहीं है। बाकी हर जगह पे, तमिलनाडु में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में फेमस है, बट पाटलिपुत्र में ऐसा कुछ है नहीं। आ गया तो विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैड डेवलप्ड द साकेत सिस्टम टू सेंड रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है भाई, तो इसको बनाने वाला कौन है, सी डॉट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमेटिक्स, ठीक है ना। एक साचेत सिस्टम को इन्होंने बताया डिजास्टर का अलर्ट बताएगा, ठीक है, रियल टाइम में पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में। आगे बढ़ो, आप डिस्क्रिप्शन को ना पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर करके, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सिम्बेक्स जो है ना वो किस दो कंट्री के बीच में है, ये तो नहीं कह रहा, ये तो सिंपली कह रहा है सिंगापुर और इंडिया मैरीटाइम के बीच में है। तो विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड, ठीक है। ये जो डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी सिम्बेक्स, तो उसमें इंडिया कौन सी इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट की थी, तो सतपुरा की थी ना, INS सतपुरा, ठीक है ना। ये चीज याद रखोगे, जो कि एक शिवालिक क्लास की फ्रिगेट है, ठीक है ना। ये चीज भी पूछ सकता है, सतपुरा INS सतपुरा किस ग्रेड के अंदर आती है, तो शिवालिक क्लास के अंदर आती है, ठीक है ना। चलो आगे कह रहा है स्तूपा चैत्या मात आर मेनली रिलेटेड टू विच, तो स्तूप किसके अंदर, जनरली आप तो बाकी ठीक है ना, चैत्य और मात नहीं भी सुना होगा, तो स्तूप तो सुने होगे ना कि बौद्ध धर्म के अंदर स्तूप होती है, गौतम बुद्ध की स्तूप है बहुत जगह पे। चलो फिर लीला सैमसन जो है ना किससे एसोसिएटेड है, तो लीला सैमसन जो है आपकी भारतनाट्यम से रिलेटेड है। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा है भाई ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट्स दोनों, तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये एक आर्टिकल आया था ना, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो 2002 में लाया गया था, ये चीज राइट टू एजुकेशन RTE, याद रखना, ये आर्टिकल भी पूछ सकता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये चीज पूछ रहा है। IMF का वाशिंगटन में है ही, ठीक है। UPU नहीं पता है तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बर्न में है, हेडक्वार्टर है आपका। WTO का जिनेवा में है, और IAEA कहाँ पे है, वियना में है ना इसका, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे गलत है, ये करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज व्हाट, तो लाइमस्टोन को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इजी है। तो इसका लेवल मैंने जीके का थोड़ा डाउन किया था इस वाले में। कह रहा है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLX 25, ठीक है 2025, तो ये कह रहा है इंडिया नहीं। ये सवाल पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखोगे, न्यू दिल्ली में ही हुई थी, ये मई के अंदर हुई थी। आगे देखो, टाइगर ट्रम्प इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये टाइगर ट्रम्प जो है ना USA और इंडिया के बीच में एक कराई जाने वाली डिफेंस एक्सरसाइज है, याद रखोगे, जो मेनली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, डिजास्टर रिलीफ के लिए, ठीक है ना। चलो इसको एक बार पढ़ लेना आप जरूर, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है। फिर कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बेसिक इंजीनियस रॉक्स, ठीक है। तो भाई कौन सा करेक्ट नहीं है इंजीनियस रॉक के बारे में, ये चीज बताओ। दे हैव लो सिलिका कंटेंट, ये तो ठीक है। कूल स्लोली, जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे, जल्दी फैलता है, ठीक है, सही है। दे आर लाइटर इन कलर, वो कलर में लाइटर होते हैं, ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना, और डार्क कलर के होते हैं जनरली वो। बाकी इनका एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है, क्या क्या होती है। लो सिलिका होता है, ठीक है, कूल जल्दी होता है, सब ठीक है, बट वो थोड़े से कलर में डार्क होते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है भाई। अब देखो क्या रहा है, वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी ना, जैन महासभा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, 300 BC के टाइम पे हुई थी ना ये चीज, तो याद रखना। चलो और कुछ है क्या, नहीं, जो फिलहाल तो इतना याद रखो, आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। फिर कह रहा है साइमन कमीशन को है ना 1927 में जो आया था, बॉयकट करने का रीजन क्या था, तो सिंपल है ना कि उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था कमीशन के अंदर, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, ठीक है। ये डेट भी पूछ सकता है कब आया था, और रीजन भी पूछ सकता है, डिस्क्रिप्शन में उससे ज्यादा लिखा गया, वो पढ़ सकते हो। मैंने जो चीज बोला वही लिखा गया, बट आप पढ़ सकते हो एक बार। फिर है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs को ना मॉडर्नाइज करने के लिए कौन सा एक स्कीम चलाया गया है, तो PM सेतु करके एक स्कीम चला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, ठीक है ना। चलो विज्ञान भवन में दिल्ली में जो एक मीटिंग थी ना, कौशल दीक्षांत समारोह करके, उसी टाइम पे ये PM सेतु को लॉन्च करा गया था। फिर कह रहा है ना वीरप्पन नाम का एक बुक है,
वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेंड, इसके ऑथर कौन है, ये चीज पूछ रहा है आपसे। तो डॉक्टर कार्थियन करके नाम है उनका, ठीक है। चलो फिर कह रहा है इन विच ईयर द फर्स्ट एशियन गेम वाज हेल्ड, तो फर्स्ट एशियन गेम कब हेल्ड हुआ था, कब हुआ था, 1951 में, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखोगे, ये डेट कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। व्हाट डज इंसुलिन डू, इंसुलिन क्या करता है, तो इजी सा क्वेश्चन है ना, वो ब्लड शुगर को कम करता है, चलो नियंत्रण करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, जो भी कह सकते हो आप इसको। ईस्ट क्या है एक प्रकार का, तो ईस्ट तो एक प्रकार का फंगस ही है ना, फंजाई ही है ना ये तो। देखो मैं जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ वीडियो को रोक के लिया करो, अदरवाइज मैं रुकूंगा उतना देर तो वीडियो और भी बड़ी बन जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी बनिहाल पास लोकेटेड, बनिहाल दरा कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर आता है भाई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। फिर पंजाब रेंज में कहाँ, एक के अंदर ही है। फिर कह रहा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडियन शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान, तो भूटान के साथ कितने स्टेट शेयर करते हैं भाई, 4। कौन कौन से, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया एंड सिक्किम हो गया, ये 4 स्टेट शेयर करते हैं भूटान के साथ। बाय द वे नीचे लिख रखा है यार, पढ़ लो आराम से, मेरी हैंड राइटिंग ऐसे भी समझ में नहीं आती। 53 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 6th शेड्यूल में कौन कौन से हैं स्टेट, ATM 2, ठीक है। ATM 2 में कौन कौन से आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, तो ठीक है ना। मणिपुर के जगह पे असम कर देते ना, तो ये चारों स्टेट्स हैं बट मणिपुर नहीं है, तो ATM 2 में याद रखना मणिपुर नहीं है, मेघालय एंड मिजोरम है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। फिर कह रहा है देखो वीर बाल दिवस तो भी रिसेंट का है, ठीक है ना, ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। किसको कॉमरेट करते हैं उस टाइम पे भाई, गुरु गोविंद सिंह के जो यंगेस्ट सन थे ना, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के याद में। चलो इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द लोवे इंस्टीट्यूट, ठीक है। पावर इंडेक्स जो 2025 का है ना, इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया का 3rd रैंक है, ठीक है। इंडिया मिडिल पावर से ना अब कौन सा पावर बन गया भाई, ये चीज बताओ। जैसे अभी ना एक क्या कहते हैं उसको, एक पावर इंडेक्स जारी होता है, जो पहले इंडिया जिसमें कि मिडिल पावर था, मेजर पावर के अंदर उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। एंड 2 कंट्रीज हैं, USA एंड चाइना, जिसको सुपर पावर के अंदर काउंट किया गया, मतलब टॉप पे USA, फिर चाइना, देन इंडिया। तो USA और चाइना को सुपर पावर के अंदर रखा गया और इंडिया को पहले मिडिल पावर के अंदर रखा जाता था, मेजर पावर के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड के 3 टॉप कंट्रीज हैं पावर के अर्थ में, ठीक है, जो लोवे इंस्टीट्यूट जिसको रिलीज करती है। खैर जीके का भी कंप्लीट हो गया, डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है, ठीक है भाई। चलो जाने से पहले तो मैथ मैंने करा ही दिया, वही एक बार कहूंगा, अगर आपको बेसिक से चीजों को प्रिपरेशन करनी है तो फाइटर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड मॉक टेस्ट को तो वही ज्वाइन करके रख लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।